हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो बच्चों नीट पीवाईक्यू एक्सप्रेस में आज हम लेंगे बहुत ही इंटरेस्टिंग छोटा बट स्कोरिंग चैप्टर दैट इज सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। इस चैप्टर में बेसिकली आपको माइटोसिस एंड मियोसिस के बारे में पढ़ना होता है एंड दो टॉपिक्स भी अगर आप इसके दो ही जो टॉपिक हैं मेन वो प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 4 क्वेश्चंस पक्के हो जाते हैं, क्योंकि लास्ट 5 इयर्स में आप देखेंगे तो छोटा चैप्टर होते हुए भी इस टॉपिक से, इस अकेले चैप्टर से लगभग 3 to 4 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। 2024 में भी 4 क्वेश्चंस इस चैप्टर से थे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है। आपने माइटोसिस मियोसिस ऑलरेडी पढ़ रखा होगा। बायो के लगभग हर चैप्टर में माइटोसिस मियोसिस टर्म्स आती रहती हैं। ठीक है, माइटोसिस मींस इक्वेशनल डिवीजन एंड मियोसिस मींस रिडक्शनल डिवीजन। अगर आपने पढ़ रखा है, अच्छे से कॉन्सेप्ट बना रखे हैं, वेल एंड गुड। नहीं पढ़ रखा है तो एनसीईआरटी लाइन टू लाइन में मैंने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। यही यूट्यूब चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट सभी लेक्चर्स अवेलेबल हैं। आप वहाँ से पहले चैप्टर को प्रिपेयर करेंगे, फिर मेरे साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। हमेशा ध्यान रखो, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो कोई भी टॉपिक का कोई शॉर्टकट नहीं है बच्चों। पहले आपको उस चैप्टर, उस टॉपिक पर कॉन्सेप्चुअल होल्ड बनाना होगा, फिर आपको उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी एंड देन आपको उसके मॉक टेस्ट में अपीयर होना होगा। जब तक आप इस सीक्वेंस को, इस साइकिल को फॉलो नहीं कर लेते, एंड यस रिवीजन तो आपको करना ही है, तब तक आपका वो टॉपिक स्ट्रांग नहीं होगा। ठीक है, बिल्कुल, आप चाहे इसे कटु सत्य माने, कुछ भी माने, बट यस दिस इज द ओनली वे टू गेट होल्ड ऑन द टॉपिक। आप उसे पढ़ें, उसे समझें, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, उसका टेस्ट दें और मल्टीपल टाइम्स उसको बीच बीच में जब भी आपको टाइम मिले रिवाइज करते रहें, तो ही आपकी बायो पे कमांड बनेगी। ठीक है, एंड देन फिर आपको 360 आउट ऑफ 360 लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए, तो इस चैप्टर की बात अगर हम करें बच्चों, जैसा कि आपको पता है सीरीज में हम लास्ट 15 ईयर्स के 2010 से 2024 तक के सभी पीवाईक्यूज डिस्कस कर रहे हैं, प्लस ये एक रिवीजन सीरीज भी है क्योंकि इसमें मैं आपको चैप्टर का वन शॉट भी करवाती हूँ। ठीक है, तो चलिए इस चैप्टर की अगर हम बात करें तो आप ओल्ड एंड न्यू किसी भी एनसीईआरटी से प्रिपेयर कर लो, बिल्कुल सेम है, कोई चेंजेस इसमें नहीं हुए हैं। इसमें 3 मेन टॉपिक्स हैं। पहले आपको सेल साइकिल के बारे में बताया गया है। ये जो 2 वर्ड्स हैं इस चैप्टर के नाम में, कई बार बच्चे इन 2 वर्ड्स पर ध्यान नहीं देते। एक्चुअली दीज आर 2 डिफरेंट वर्ड्स। सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में फर्क क्या है बच्चों? जब भी कोई सेल डिवाइड होने के लिए तैयारी करती है तो जैसे ही, ऐसा नहीं है कि सेल को डिवाइड होना है और वो बस 2 पार्ट्स में, 2 नई सेल्स में डिवाइड हो गई। उसके लिए एक प्रॉपर साइक्लिक प्रोसेस होता है। पहले उस सेल को G1 S G2 जिन तीनों को मिलाकर आप इंटरफेज कहते हैं, इस फेज से गुजरना होता है। इंटरफेज का मतलब होता है प्रिपरेटरी फेज। जैसे आप यूं समझ लो, मैं हमेशा यही एग्जांपल बच्चों को देती हूँ कि अगर सेल को डिवाइड होना है तो यूं समझ लो कि घर में कोई शादी है, तो शादी तो एक ही दिन की होती है लेकिन उसकी तैयारी करने में पता नहीं कितने महीने लग जाते हैं। बिल्कुल वैसे ही जब भी किसी सेल को डिवाइड होना होता है तो डिवाइड होने का काम तो एम फेज में होगा, ईदर बाय माइटोसिस और बाय मियोसिस। तो अगर मान लो 24 घंटे इस साइकिल में लग रहे हैं तो एम फेज सिर्फ 1 घंटे की होती है। 5% ऑफ द जो सेल साइकिल है वो एम फेज के लिए चाहिए। तो 95% यानी 24 घंटे में से 1 घंटा अगर डिवाइड होने में लगेगा तो 23 घंटे सेल क्या कर रही है? 23 घंटे सेल डिवाइड होने की तैयारियां कर रही है। तैयारियों से मतलब है डिवीजन बच्चों बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है, उसमें बहुत तरह तरह के प्रोटीन्स, एंजाइम सब कुछ चाहिए होता है, तो वो सब सेल को प्रिपेयर करना होता है। नॉट ओनली दिस, बल्कि आपको पता है कि डिवीजन से पहले डीएनए को रेप्लिकेट करना बहुत जरूरी है। डीएनए रेप्लिकेशन इज वेरी एसेंशियल बिफोर सेल डिवीजन, चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो। तो ये सारे काम सेल कब करती है? इंटरफेज में करती है, जिसमें G1 में ग्रोथ होती है, S में सिंथेसिस, सिंथेसिस से मतलब है रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एंड G2 में अगेन ग्रोथ होती है। ग्रोथ का मतलब सेल ऑर्गेनल्स नए बनेंगे, प्रोटीन्स बनेंगे, एटीपीज बनेंगे खूब सारे, ये सब चीज़ें चलती हैं। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर आप क्या कहते हैं? ये बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, सब बच्चों को एकदम अच्छे से पता होनी चाहिए। इन तीनों फेजेस को इंटरफेज कहते हैं। इंटरफेज का मतलब है प्रिपरेटरी फेज, बट सरप्राइजिंगली आप कह सकते हैं कि हो सकता है आपको कन्फ्यूजन हो जाए, इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। इसको रेस्टिंग फेज भी कहते हैं। अब ऐसा लगता है नाम पढ़ के कि यार इसमें तो सेल रेस्ट कर रही है, सेल रेस्ट नहीं कर रही है। आप यूँ समझ सकते हैं कि इसको रेस्टिंग फेज इसलिए कहते हैं कि चाहे से शादी एक ही दिन की है और उसकी तैयारियां करने में हमें कई महीने लगते हैं, बट जब जो सबसे ज़्यादा थकान होती है, जो सबसे ज़्यादा हेक्टिक डे होता है, वो तो यही वाला दिन होता है ना। बाकी दिन हम आराम से उसकी तैयारियां करते रहते हैं कि आज नहीं तो कल कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लेंगे। तो इस वे में आप याद रख सकते हैं कि जो इंटरफेज है उसमें सेल डिवाइड नहीं कर रही, डिवीजन की तैयारियां कर रही है। तो डिवाइड नहीं कर रही, उस बेसिस पर इसको कह दिया रेस्टिंग फेज। जबकि एम फेज, जिस दिन सारी जो भी कल्चर है, ट्रेडिशंस हैं, सब कुछ मेन वेडिंग के डे जो होता है, तो ये मोस्ट ड्रामेटिक फेज है, इसको कहते हैं मोस्ट ड्रामेटिक फेज ऑफ सेल साइकिल।
साइकिल, क्योंकि इसमें 1 घंटे की फेज है, लेकिन उसमें भी मतलब मैं आपको ये पूरा किस रेफरेंस में बता रही हूँ बच्चों, अगर सेल साइकिल 24 आवर्स का है, जो कि मैमल्स में, ह्यूमन भी मैमल्स हैं, तो ह्यूमन सेल के रेफरेंस में समझा रही हूँ ये मैं आपको। आप ये मत समझना कि हमेशा सेल साइकिल 24 घंटे का होता है, हर स्पीशीज में अलग अलग है। जैसे यीस्ट में सेल साइकिल कंप्लीट करने में सिर्फ 90 मिनट लगते हैं, है ना, आपकी बुक में दे रही है, यीस्ट में जो है वो ये सिर्फ 90 मिनट्स में हो जाता है एक सेल साइकिल। तो ह्यूमन्स में, मैमल्स में ये 1 घंटा यानी 1 दिन यानी 24 घंटे में होता है। तो सब स्पीशीज में अलग अलग होता है। क्लियर? तो सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, इन 2 वर्ड्स में फर्क समझ गए आप। सेल साइकिल का मतलब G1, S, G2 एंड M, चारों को मिलाकर सेल साइकिल कहते हैं, जबकि सेल डिवीजन इज ओनली द M फेज। ठीक है, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि सेल डिवीजन इज अ पार्ट ऑफ सेल साइकिल। ओके, क्लियर है? अब इनकी जो भी अलग अलग डिटेल्स हैं, G1, S, G2, इन पर बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस आते हैं। S फेज पर बहुत कॉमन क्वेश्चंस आते हैं। ये तो सबको पता है कि S में DNA रेप्लिकेशन होता है, बट एक और ऑर्गेनेल है जो S फेज में खुद का डुप्लीकेशन करता है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने सेल चैप्टर में आपको बताया था सेंट्रियोल के बारे में, कि एनिमल सेल्स में सेंट्रियोल का एक पेयर होता है ना, इस पेयर को दोनों को मिलाकर आप पूरे को सेंट्रोसोम भी कहते हैं। तो सेंट्रियोल या सेंट्रोसोम अपने जैसा एक और पेयर बनाता है, इसको कहते हैं सेंट्रियोल डुप्लीकेशन। ठीक है, तो डू रिमेंबर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन भी यहीं S फेज में होता है, बट क्योंकि सेंट्रियोल प्लांट सेल्स में होते ही नहीं है, उनकी ज़रूरत ही नहीं है, तो बट ऑब्वियस ये प्रोसेस एनिमल सेल में होगा। ठीक है, एंड जब बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सेल अपने ज़रूरत की प्रोटीन्स किस फेज में बनाती है, तो जो ग्रोथ फेज हैं दोनों, G1, G2 को ग्रोथ फेज भी कहते हैं, गैप फेज भी कहते हैं। गैप क्यों? क्योंकि ये एक गैप है M फेज और DNA रेप्लिकेशन के बीच में, और ये गैप है, मतलब आप कह सकते हैं अगर इस तरह से देखेंगे या इस तरह से देखेंगे, दोनों गैप है इन 2 फेज के बीच में। ठीक है, तो दैट्स वाई इसको गैप फेज भी कह दिया जाता है। तो अगर आपसे पूछेंगे कि भाई प्रोटीन सिंथेसिस मेनली किस फेज में होते हैं, तो G1 एंड G2। ठीक है, बट ध्यान रखना, हिस्टोन प्रोटीन्स अकेली ऐसी प्रोटीन्स है बच्चों जो S फेज में ही बन जाती हैं, जो S फेज में बनती हैं, क्योंकि इफ़ यू रिमेंबर हमने जेनेटिक्स में पढ़ते हैं हम लोग कि हिस्टोन प्रोटीन्स DNA के पैकेजिंग के लिए चाहिए। तो जब DNA का रेप्लिकेशन हो रहा है, साथ साथ में उसकी पैकेजिंग भी हो रही है, तो नेचर ने व्हाटएवर जो भी मैकेनिज्म सेट किया, स्टोन प्रोटीन्स को G1, G2 में ना बना के कहाँ बनाया, S फेज में। तो दिस इज द ओनली प्रोटीन जो S फेज में बनेगी। ठीक है, समझ में आ गई आप लोगों को बात? मैंने आपको चारों फेजेस के बारे में बिल्कुल शॉर्ट में बता दी हैं चीज़ें। ठीक है, अब हम क्वेश्चंस करते जाते हैं, जैसे जैसे चीज़ें आती जाएंगी वैसे वैसे मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगी। क्लियर? इसमें एक चीज़ और देख लो कि यहाँ पर स्टार्टिंग में आपको सेल साइकिल की प्रॉपर डेफिनेशन दे रखी है बच्चों की। सेल साइकिल में 3 मेन इवेंट्स होते हैं। कौन से 3 मेन इवेंट्स होते हैं? द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, यानी बात हो रही है S फेज की। जीनोम, कोई बच्चा ऐसा तो नहीं इसको जीनोम का मीनिंग नहीं पता? जीनोम का मतलब सेल का जेनेटिक मटेरियल यानी कि DNA। ठीक है, तो अ सेल डुप्लीकेट इट्स जीनोम, देन सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द सेल, यानी बात हो रही है G1 एंड G2 की। G1 और G2 में सेल में तरह तरह की नई नई चीज़ें बनती हैं, एंड इवेंचुअली डिवाइड्स इनटू 2 डॉटर सेल्स, यानी बात हो रही है M फेज की। तो इस डेफिनेशन में चारों फेजेस इंक्लूडेड हैं। ठीक है, एक चीज़ और बता देती हूँ कि अच्छा एक मिनट रुको, यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट लाइन है वो भी देख लो कि ऑल्दो सेल ग्रोथ इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, DNA सिंथेसिस अकर ओनली ड्यूरिंग वन स्पेसिफिक स्टेज इन द सेल साइकिल। पूरे सेल साइकिल में सेल की ग्रोथ तो लगभग हर फेज में कुछ ना कुछ बनता रहता है, चलता रहता है, बट जो DNA सिंथेसिस है, सिंथेसिस का मतलब DNA रेप्लिकेशन है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही फेज में होगा। दैट इज विच फेज? हमेशा याद रखना है आपको, S फेज। और थोड़ा सा अगर आपको याद हो तो जेनेटिक्स में एक बार एक नीट में क्वेश्चन भी आया था कि बैक्टीरिया में DNA रेप्लिकेशन कब होता है। उसमें ऑप्शंस में S फेज भी था और बच्चों ने S फेज टिक कर दिया जल्दीबाजी में, क्योंकि हमारे दिमाग में सेट रहता है कि यार DNA रेप्लिकेशन मतलब S फेज। बट मैंने आपको बता रखा है कि बैक्टीरिया में इस तरह से सेल साइकिल नहीं चलता बच्चों। बैक्टीरिया में बहुत ही सिंपल टाइप का सेल डिवीजन होता है। जैसे अगर ये बैक्टीरियल सेल है और आपको पता है बैक्टीरियल सेल के पास एक ही तो क्रोमोसोम, एक ही तो DNA होता है, वो मल्टीपल क्रोमोसोम्स में तो डिवाइडेड होता नहीं है। डबल स्टैंडर्ड है बट सिंगल मॉलिक्यूल है। ठीक है, हम बहुत अच्छे से बार बार पढ़ चुके हैं। तो जब भी बैक्टीरिया को डिवाइड करना होता है, ये सिंपली अपने DNA का डुप्लीकेशन करता है।
एक और अपने जैसा डीएनए बना देता है एंड उसके बाद सेल में कॉन्स्ट्रक्शन होता है और सेल 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। यानी यहाँ पर आपको कोई G1, S, G2 या M फेज, प्रोफेज, मेटाफेज ऐसा कुछ नहीं मिलता। बैक्टीरिया में सिंपली डायरेक्ट, इसको कहते हैं डायरेक्ट सेल डिवीजन। इसको क्या कहते हैं? डायरेक्ट सेल डिवीजन, या इसे एमाइटोसिस भी कहा जाता है। एमाइटोसिस माइटोसिस का उल्टा नहीं है। एमाइटोसिस माइटोसिस का ही एक टाइप है जिसमें सेल 2 डॉटर सेल्स बना रही है। अगर एक सेल के पास एक डीएनए था तो अब दोनों के पास एक एक डीएनए है ना। तो ये एक तरह का इक्वेशनल डिवीजन है, बट यहाँ पर कोई इनडायरेक्ट अलग अलग प्रोसेस नहीं हुए, बस डायरेक्टली डीएनए डुप्लीकेट हुआ और सेल डिवाइड हो गई, दैट्स इट। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखें आप कि जो प्रोकैरियोट्स हैं, जो बैक्टीरिया हैं, उन पर अगर क्वेश्चन आता है, और आपको ध्यान है हमने डाइवर्सिटी में पढ़ा था कि इस प्रोसेस को बाइनरी फिजन भी कहते हैं। इस प्रोसेस को बाइनरी, 2 में टूटना, बाइनरी फिजन भी कहते हैं। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? अगर आपसे पूछ लें कि प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन कब होता है, तो उसमें ऑप्शंस था प्रायर टू बाइनरी फिजन, यानी सेल जब 2 में टूटने वाली होती है उसके जस्ट पहले ही डीएनए रेप्लिकेशन होता है, एस फेज जैसा कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो मतलब मेरे को जो दिमाग में ऐसे पॉइंट्स आ रहे हैं जो लास्ट ईयर्स में कई बार पूछे गए हैं, मैं चाहती हूँ रिवीजन के शुरू में आप उनको पढ़ ले। बिकॉज मैं इस तरह से रिवीजन क्यों करा रही हूँ बच्चों, आपको ज़्यादातर बच्चों को मैंने देखा है जब रिवीजन करने बैठते हैं, चैप्टर उठाते हैं, थ्योरी का चैप्टर, एक एक लाइन उसकी पढ़ते जाते हैं, समझते जाते हैं, दिमाग में रिकॉल करते जाते हैं। ठीक है, आप ऐसा मेथड कर सकते हैं, बट मुझे ये मेथड सही नहीं लगता, क्योंकि उसमें ना अपना दिमाग स्पेशल पॉइंट्स को क्लिक नहीं कर पाता। तो हमेशा एक कोरिलेटेड वे में रिवीजन किया करो, कि उस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा सोचो अपने दिमाग में, एक बोलते हैं ना जैसे एक मेंटल एक्सरसाइज टाइप, कि कहाँ कौन सी टर्म्स है, उससे रिलेटेड हमने कहीं और क्या पढ़ा है, क्वेश्चंस आप करोगे उसके साथ साथ, तो आपको दिमाग में चीज़ें क्लिक करेंगी और वो सेट हो जाएंगी, और फिर आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। सिर्फ आपने चैप्टर खोला और थ्योरी पूरी की पूरी शुरू से लेकर एंड तक पढ़ ली, तो इट्स लाइक रीडिंग अ चैप्टर, उससे कोई इतना बेनिफिट नहीं मिलता। हाँ ठीक है, टर्म्स रिकॉल हो जाती हैं, बट क्वेश्चंस करने के लिए जो एनालिटिकल स्किल्स चाहिए वो डेवलप नहीं हो पाते। तो हमेशा मैं यही कहती हूँ बच्चों को कि रिवीजन करने के लिए सिर्फ थ्योरी पढ़ने की आदत मत डालो। रिवीजन तुम्हें किसी भी चैप्टर का करना है, उस चैप्टर के क्वेश्चंस उठाओ, क्वेश्चन करते जाओ और एनसीईआरटी में उनके टॉपिक्स को रिवाइज करते जाओ, जैसा कि हम इस सीरीज में कर रहे हैं। ठीक है, जो बच्चे सीरीज देख रहे होंगे डेफिनेटली उनको बेनिफिट मिल रहा होगा। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताया करो कि तुम्हें इससे क्या सीखने को मिल रहा है। चलिए तो बढ़ें आगे हम, ये आपको समझ में आ गया। हाँ, तो मैं यहाँ पर एक चीज़ और बता रही थी बच्चों आपको कि ये जो सेल साइकिल की 4 फेज मैंने आपको बताई, G1, S, G2 एंड M, इन चारों के अलावा यहाँ अलग से एक G0 फेज भी दिखाई है। ये G0 फेज में एक अलग से एरो क्यों बनाया हुआ है, देखो आपको दिख रहा होगा, इस तरह से लिखा हुआ है। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि कई बार क्या हमारी हर सेल हर वक्त डिवाइड करती रहती है? क्या हर वक्त हर सेल साइकिल करती रहती है? अगर ऐसा होता तो हर 24 घंटे में हमारी बॉडी का साइज डबल हो जाता, हमारी हर सेल डबल हो जाती, जितनी नंबर ऑफ सेल्स है ना। ऐसा नहीं होता। इवन प्लांट्स में भी ऐसा नहीं होता कि उनके बॉडी की हर सेल हमेशा डिवाइड करती रहे। प्लांट्स में मेरिस्टम डिवाइड करता है, परमानेंट डिवाइड नहीं करता। और हमारे में तो बहुत लिमिटेड सेल्स ऐसी हैं, जैसे कुछ एपिथेलियल सेल्स हैं जहाँ पर लगातार रीजनरेशन की ज़रूरत है, तो वो डिवाइड करती हैं। बाकी में डिवीज़न जब तक नीड नहीं है तब तक नहीं होता। तो जब सेल डिवाइड नहीं कर रही, यानी जब सेल साइकिल में नहीं है, G1, S, G2, M में नहीं है, तब क्या कर रही हैं? तो एक्चुअली क्या होता है, जैसे ही किसी सेल का डिसाइड होता है कि यार अब इसको डिवीजन की ज़रूरत नहीं है, इसको इसकी जिम्मेदारियां दे दो और इसको इसके काम पकड़ा दो। ठीक है, हम उसको कहते हैं हम डिफरेंशिएशन ऑफ सेल, मैच्योरेशन ऑफ सेल, कि अब ये सेल मैच्योर हो गई है, इसको एक जिम्मेदारी दे दी गई है, इसको ये काम करना है। तो उस वक्त सेल क्या करती है, सेल साइकिल की एक अलग ही फेज में एंटर कर जाती है। उसको भी सेल साइकिल की फेज ही मानते हैं, G0 को भी सेल साइकिल की ही एक फेज मानते हैं। बट इस G0 फेज को कहा जाता है इनएक्टिव फेज। क्यों इनएक्टिव फेज? अब ये भी अगेन कंफ्यूजिंग वर्ड है। इनएक्टिव का मतलब ये नहीं है कि सेल कुछ काम नहीं कर रही, बाहर चली गई, सेल साइकिल के G0 फेज में चली गई, ऐसा नहीं है। इनएक्टिव फेज का मतलब ये है कि सेल अब G1, S, G2, M, ये जो शादी वाली है इनके चक्करों से हट गई है और वो अपना जिम्मेदारियां करने लग गई है, जो भी वॉटेवर उसको जॉब दिया गया वो कर रहा है। ठीक है, तो G0 फेज को इनएक्टिव सिर्फ इसलिए कहते हैं बिकॉज इस मेन जो एक्टिव फेजेस हैं उनमें नहीं है। लेकिन ध्यान रखना, G0 में सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। ये ऐसे वर्ड्स हैं बच्चों जो तुम्हें नीट में बहुत कंफ्यूज करेंगे, बट अगर तुमने पहले से इनको एकदम क्लिक कर रखा है, अपने माइंड में सेट कर रखा है अलर्ट सेंटर्स में कि यार ये गलती मुझे नहीं करनी है, तो नहीं होगी गलती। समझ रहे हो आप बात, कि G0 को कहते तो इनएक्टिव फेज हैं,
इनएक्टिव फेज कह देते हैं या क्वाइसेंट, सॉरी एक्चुअल जो वर्ड है वो है क्वाइसेंट फेज, कि भाई सेल क्वाइट हो गई। अब सेल को इन सब चीज़ों में नहीं पढ़ना, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि सेल कुछ भी नहीं कर रही, बस पड़ी है आराम से, उसको कुछ ना कुछ अपना काम तो करना पड़ेगा, अपना रोल तो प्ले करना पड़ेगा, तो वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, ठीक है। तो जी नॉट फेज क्या होती है, और हाँ अगर किसी सेल को सेल साइकिल से निकल के जी नॉट फेज में जाना है तो हमेशा वो G1 से एग्जिट करेगी बच्चों। कौन सी फेज से एग्जिट करेगी, G1 से एग्जिट करेगी, क्योंकि एक बार अगर S में आ गई तो S में डीएनए एप्लीकेशन हो जाएगा, और डीएनए एप्लीकेशन हो गया तो फिर M में आना ज़रूरी है, ठीक है। तो इसलिए सेल, अगर सेल को, और M में, M से तो कर नहीं सकती क्योंकि M में तो सारी फेजेस सीक्वेंस में, मतलब तुम यूँ समझ लो कि G1 के बाद एक बार अगर S फेज में कोई भी सेल आ जाती है तो इट हैज़ टू कंप्लीट ऑल द फेजेस। G1 S के बाद G2 करना होगा, G2 के बाद M भी कंप्लीट करना होगा, और उसके बाद जब वो G1 में जाएगी दोबारा तो उसके पास ऑप्शन है ग्रोथ करने के बाद कि यार अब चाहो तो S फेज में चले जाओ, अगर दोबारा डिवाइड करना है तो नहीं करना तो एक क्वाइसेंट फेज में चले जाओ G0, वहाँ जाके अपनी जिम्मेदारियाँ ले लो और अपना काम करते रहो, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये एक सेल साइकिल की समरी मैंने तुम लोगों को दे दी है। मैक्सिमम क्वेश्चन तुम्हारे समरी से सॉल्व हो जाएंगे, ड्यूरेशन वगैरह सब चीज़ें बता दी है, ठीक है। यहाँ पे 2 टर्म्स और हैं वो भी देख लो। जब सेल M फेज में है, जब सेल M फेज में है, M मतलब या तो माइटोसिस या मियोसिस करना है सेल को, तो आपने पढ़ रखा है कि सेल में पीमैट यानी प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, ये 4 फेजेस आती हैं। इन 4 फेजेस के दौरान अगर आपको ध्यान हो तो प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, जो क्रोमोजोम उलझे हुए हैं वो सुलझ जाते हैं। फिर मेटाफेज में सारे क्रोमोजोम मेटा यानी सेंटर पे अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज में क्रोमोजोम्स को टग ऑफ वॉर गेम खेल के अलग कर दिया जाता है, रस्सियाँ जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो खींचती हैं और दोनों पोल्स पे पहुंचा देती हैं। और टेलोफेज में उनके चारों तरफ फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, यानी एक सेल में अब आपको 2 न्यूक्लियस दिख रहे हैं। तो बेसिकली इन चारों में क्या हुआ बच्चों, इन चारों में न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, तो इन चारों को मिलाकर कहते हैं कैरियोकाइनेसिस, बिकॉज बायो में कैरियो वर्ड न्यूक्लियस के रेफरेंस में आता है, ठीक है। सो और काइनेसिस का मतलब है डिवीजन, तो कैरियोकाइनेसिस में पीमैट आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टेलोफेज, ठीक है। और जैसे ही किसी सेल में 2 डॉटर न्यूक्लियाई बन जाते हैं, अब इस सेल को भी 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड होना है, तो अब ये सेल अपने साइटोप्लाज्म को डिवाइड करेगी। तो कैरियोकाइनेसिस के बाद ये जो पिंक कलर से दिखाया है, दिस इज साइटोकाइनेसिस, यानी साइटोप्लाज्मिक डिवीजन, एक्चुअल सेल डिवीजन की जो मेन फेज, मतलब मेन फेज कह दो या साइटोप्लाज्मिक डिवीजन सिंपली, ठीक है। समझ में आ गया। ये जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है ये प्लांट और एनिमल सेल में अलग अलग तरह से होता है। अगर एनिमल सेल है तो उसमें सेल वॉल नहीं है चारों तरफ, एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, तो सेल सिंपली कॉन्स्ट्रिक्ट होकर डिवाइड कर लेगी, इजीली अंदर जा सकती है, कॉन्स्ट्रक्शन क्रिएट कर सकती है, जिसे आप कहते हैं सेल फरो मेथड, ठीक है। लेकिन अगर ये एक प्लांट सेल है जिसमें एक रिजिड सेल वॉल है तो फिर वो अंदर कॉन्स्ट्रिक्ट तो हो नहीं सकती, तो उसमें अंदर से बाहर की तरफ एक प्लेट बननी शुरू होती है जो सेल को 2 सेल्स में डिवाइड कर देती है, जिसको बोलते हैं सेल प्लेट मेथड, ठीक है। तो साइटोकाइनेसिस 2 तरह से हो सकता है, सेल फरो मेथड या सेल प्लेट मेथड। फरो का मतलब कॉन्स्ट्रिक्शन, कॉन्स्ट्रिक्शन कहाँ क्रिएट होगा, जहाँ रिजिडिटी नहीं है, सेल वॉल नहीं है, यानी एनिमल सेल में। सेल प्लेट मतलब जहाँ पे रिजिडिटी है, तो या ऐसे भी याद रख सकते हो, सेल प्लेट, P फॉर प्लेट, P फॉर प्लांट, तो प्लांट्स में कौन सा मेथड होता है, सेल प्लेट मेथड, ठीक है। इस तरह 2 सेल्स बन के तैयार, 2 डॉटर सेल बन गई। अब इनकी इच्छा है G1 में जाने के बाद ये G0 में जाएं या सेल साइकिल को रिपीट करें, ठीक है। डन, क्लियर। चलो अब थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं हम, फिर बाकी के कॉन्सेप्ट्स आगे पढ़ेंगे। देखते हैं 2024 में सेल साइकिल से क्या क्वेश्चन था भाई, देखो जरा। फॉलोइंग आर द स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, ठीक है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन आया है ना, आपको करेक्ट सीक्वेंस बतानी है, तो सब बहुत सिंपल है, G1 S G2, ठीक है, G1 S G2। अब इन दोनों में से क्या पहले करें, न्यूक्लियस पहले करें या सेल डिवाइड पहले करें, बट ऑब्वियस पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद ही तो सेल डिवाइड होगी, तो न्यूक्लियस एंड सेल। अगर इसीलिए कह रही हूँ, अगर बायो में आपने टर्म को उठा के मीनिंग समझा है ना तो गलत नहीं होगा। हो सकता है इतना पढ़ने के बाद भी किसी बच्चे ने टर्म पे ध्यान नहीं दिया हो, तो नीट में एकदम से क्लिक ना करे यार कैरियो पहले हो रहा था कि साइटो पहले हो रहा था। बट अगर तुम्हें पता है कि कैरियो का मतलब न्यूक्लियस और साइटो का मतलब सेल, तो इसका मतलब पहले 2 न्यूक्लियस बनेंगे, उसके बाद ही तो सेल डिवाइड होगी, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो ECA DB ये रहा ऑप्शन 4, क्लियर। आगे बढ़े।
नेक्स्ट 2023 में मैच द कॉलम क्वेश्चन आया हुआ है। देखो मैंने कहा ना हर साल मिलेंगे तुम्हें इस चैप्टर से क्वेश्चन, और 3 तो मान के चलो 4 भी आ जाते हैं, तो बहुत अच्छे से आपको ये चैप्टर प्रिपेयर करना है। सो मैच करो। एम फेज बताओ क्या है, एम फेज को किससे मैच करूं? एम फेज मैंने कहा था माइटोसिस भी हो सकता है, मियोसिस भी हो सकता है। इक्वेशनल डिवीजन से मैच कर दूं। इक्वेशनल का मतलब माइटोसिस, जिसमें कि दोनों डॉटर सेल्स में नंबर ऑफ क्रोमोसोम मदर सेल के बराबर होते हैं। क्योंकि अगर मैं कह रही हूँ मदर सेल में 46 हैं और डॉटर सेल्स में भी 46 हैं तो ये हुआ माइटोसिस। बट अगर मैं कह रही हूँ मदर सेल में 46 हैं और डॉटर सेल्स में 23 रह गए तो ये हुआ मियोसिस, जो कि एक बार में कंप्लीट नहीं होता। मियोसिस सेकंड भी होता है इसमें, बट मियोसिस सेकंड में दोबारा कभी भी क्रोमोसोम्स को डिवाइड मत कर देना। मियोसिस फर्स्ट में डिवाइड होते हैं, सेकंड में सिर्फ रिपीट होता है। उसका लॉजिक हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं, अभी आगे बताऊंगी, रिवीजन आएगा जब। ठीक है, G2 फेज में बताओ किसको मैच करूं? अब देखो उन्होंने G2 G1 दोनों दिए हैं, हमने G1 G2 दोनों में यही पढ़ा है कि प्रोटीन्स बनते हैं। अब इस केस में हम क्या करें, कैसे निकालोगे तुम? पहले इसको हटा दो। क्वाइसेंट स्टेज यानी G0 की बात हो रही है, तो G0 को इनएक्टिव से मैच कर दूं। ठीक है, अब G1 और G2 के लिए तुम्हारे पास क्या बचा? एक में लिखा है प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, एक में लिखा है इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, यानी अगर हम यहाँ पर देखें तो जीवन को मैं क्या कहूँगी? हाँ, कहाँ गया? एक मिनट बच्चों, व्हाट हैपन? जीवन को मैं क्या कहूँगी? जीवन को हम कहेंगे इट इज द गैप बिटवीन एम फेज एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। G2 को मैं कहूँगी इट इज़ अ गैप बिटवीन एंड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन एंड एम फेज। ठीक है, तो बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑप्शन तुम्हें दिया है वो जीवन के लिए है, यस और नो। इनिशिएशन के बीच का जो गैप है तो ये जीवन से मैच कर दो, और G2 में प्रोटीन सिंथेसिस मैच कर दो। ठीक है, अननेसेसरी नहीं, बस इसको देख के दिमाग लगाए जा रहे हैं। हमेशा पूरा क्वेश्चन पढ़ो, कहीं ना कहीं हिंट छुपी होती है। ठीक है, सो ए का फोर्थ है, ए का फोर्थ 2 ऑप्शंस में है, बी देखना होगा हमें, बी का फर्स्ट यहाँ पर है, सो वी गो विद ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, वी चूज ऑप्शन 1। ठीक है, डन। चलो आगे बढ़े। देखो लॉजिकली पता था ना तो कंफ्यूजन नहीं हुआ, वरना सोचते रहते यार इनएक्टिव फेज कौन सी थी, इक्वेशनल क्या था क्या नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट 2023 में एक और क्वेश्चन आया हुआ है, अमंग यूकैरियोट्स रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस इन। सिंपल, यूकैरियोट्स में पूछा है तो एस फेज, और अगर यहाँ लिखा होता अमंग प्रोकैरियोट्स तो फिर इनमें से एक भी ऑप्शन सही नहीं होता, यहाँ ऑप्शन देना पड़ता प्रायर टू बाइनरी फिशन। ठीक है, क्लियर? ये भी आया हुआ है, कहीं ना कहीं होगा किसी चैप्टर में ये क्वेश्चन, वो कभी कभार जेनेटिक्स में भी डाल देते हैं PYQs में इसको। सो नेक्स्ट क्या है, अगेन देखो 2023 में लगातार 3 क्वेश्चन देख लिए तुमने। ड्यूरिंग G0 फेज द सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव। बहुत हाई चांसेस है तुम गलत कर दो, क्योंकि तुम G0 फेज का नाम पढ़ते हो इनएक्टिव फेज, तो बहुत सारे बच्चे यही सोच के रखते हैं कि G0 फेज में सेल इनएक्टिव पड़ी रहती है। नहीं, NCERT में क्लियरली लिखा है, ये देखो यहाँ पर, कि G0 को क्वाइसेंट या इनएक्टिव फेज कहते हैं। बट इनएक्टिव का मतलब कि सेल डिवीजन नहीं कर रही है, बट सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। स्टेज रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव बट नो लॉन्गर प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट यानी डिवाइड करना, डिवाइड नहीं कर रही है, दैट्स वाई इनएक्टिव। अदरवाइज सेल एक्टिव है, अपनी सारी जिम्मेदारियां निभा रही है। ठीक है, क्लियर? सो ये गलत हो गया सीधा सीधा। द सेंट्रोजोम अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग एस फेज ऑफ इंटरफेज। अभी बताया मैंने तुम लोगों को। सो स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ऑप्शन 2। डन, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैच द कॉलम क्वेश्चन है बच्चों। एस फेज, देखो फिर से मैच द कॉलम 2021 में आया हुआ है ना, सेम टाइप का क्वेश्चन है जो अभी हमने किया था, बल्कि मुझे तो लग रहा है कि ऑप्शंस भी सेम है, इतना सेम। एस फेज को किससे मैच करें? एस फेज में डीएनए रेप्लिकेशन, G2 G1 दोनों दे दिए, क्वाइसेंट यानी G0, तो G0 को इनएक्टिव से कर दूं। अब G1 को किससे करूं? इंटरवल बिटवीन माइटोसिस। ये क्या हुआ? इतना सेम कैसे आ सकता है? कहीं कुछ गलती तो नहीं हुई है? चलो कभी कभार हो जाता है मिसप्रिंट की, सेम ईयर का क्वेश्चन ईयर गड़बड़ हो गया क्या, या हो सकता है रिपीट हुआ हो, आई कांट से। ठीक है, सो P का फोर्थ है, 2 ऑप्शंस में है, B देन Q का फर्स्ट है, Q का फर्स्ट ये रहा, तो ऑप्शन 4। ठीक है, डन। R का सेकेंड एंड इसका थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोसोम्स इन ईच सेल। द फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोसोम इन ईच सेल। वैसे भी तुम्हें पता है, फिर भी इन्होंने दे दिया।
ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस। अच्छा रुको, इस क्वेश्चन को करने से पहले अब एक कॉन्सेप्ट और समझो। वैसे इंटरफेस के बारे में मैंने तुम्हें सारी डिटेल्स दे दी, एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैंने तुम्हें बहुत अच्छे से पढ़ा भी रखा है, फिर से सुन लो। कई सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, इसमें क्वेश्चंस आते हैं, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चंस आते हैं कि जब सेल एस फेज में जाती है, यहीं पर बताती हूँ स्लाइड पे, जब सेल एस फेज में जाती है ना बच्चों, मान लो सेल G1 फेज में है और G1 फेज में किसी सेल के पास सपोज करो 2 क्रोमोजोम है, ठीक है। तो जब ये सेल एस फेज में जाएगी तो एस फेज में हम कह रहे हैं डीएनए खुद का रेप्लिकेशन करेगा, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, जब तक डीएनए रेप्लिकेशन नहीं करता ना तब तक एक क्रोमोजोम के पास एक ही क्रोमैटिड होता है। अब ये मत कहना मैम हमें क्रोमैटिड नहीं पता, सेल चैप्टर में हमने क्रोमोजोम का स्ट्रक्चर पढ़ा है। जब हमें क्रोमोजोम दिखाई देता है वो मेटाफेजिक क्रोमोजोम होता है, तो हमें हमेशा उसमें 2 क्रोमैटिड दिखते हैं। क्यों? क्योंकि पहले ही डीएनए रेप्लिकेट कर चुका है। तो G1 फेज में एक सेल के पास मान लो 2 क्रोमोजोम हैं और एस फेज में इन दोनों ने खुद का रेप्लिकेशन किया, ठीक है। तो रेप्लिकेशन के बाद ध्यान से देखना होता क्या है कि ये जो क्रोमैटिड है ना, इसने अपने जैसा बिल्कुल आइडेंटिकल क्रोमैटिड बना लिया, इसने भी अपने जैसा बिल्कुल आइडेंटिकल क्रोमैटिड बना लिया। इसको कहते हैं डीएनए रेप्लिकेशन। इसने अपने जैसा डीएनए बना लिया, इसने अपने जैसा बना लिया, है ना। ये जैसे मैं एक ये बना रही हूँ तो ये ऐसे एक डीएनए का पार्ट है, डीएनए है, और इसने अपने ही जैसा एक और डीएनए बना लिया। ऐसा ही तो होता है डीएनए रेप्लिकेशन में। लेकिन ये दोनों डीएनए किसी एक पॉइंट पर एक दूसरे से चिपके हुए हैं, सो इस वजह से अगर मैं तुमसे यहाँ पे पूछूं व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम तो तुम कहोगे 2, और अगर मैं पूछूं आफ्टर एस फेज व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोजोम तो तुम इसे 4 नहीं करोगे, तुम्हें इसे भी 2 बोलना पड़ेगा। रीजन समझ गए? क्योंकि दोनों थ्रेड्स जो रेप्लिकेटेड क्रोमोजोम है वो आपस में चिपके हुए हैं। इसका सिंपली एग्जांपल है कि अगर मैंने मान लो मेरे पास 10 पेजेस के एक सेट था 10 पेजेस का, और मैं जेरोक्स वाले की गई, मैंने कहा भैया इसको जेरोक्स कर दो, तो उन्होंने उन 10 पेजेस से 10 पेजेस और जेरोक्स कर दिए, पर वो 10 और 10 जो 20 पेजेस थे उनको साथ में स्टेपल करके मुझे लौटा दिया। तो मैंने भी उन्हें एक सेट दिया, उन्होंने भी मुझे एक ही सेट दिया, हालांकि जेरोक्स हुआ है बट एक ही सेट रिटर्न किया उन्होंने मुझे, ठीक है। तो इसका मतलब नंबर चेंज नहीं करना आपको, एस फेज के बाद नंबर ऑफ क्रोमोजोम सेम रखना है। कहीं तुम ये मत कर देना कि अगर हमारे पास 46 क्रोमोजोम हैं तो एस फेज के बाद हमारी सेल में 92 क्रोमोजोम हो जाएंगे, नहीं, यहाँ भी 46 ही रहेंगे, ठीक है। लेकिन प्रूफ क्या है कि फिर उन्होंने जेरोक्स किया है। जब मैं उन पेजेस को देखूंगी तो मुझे पता चलेगा अरे यार इसमें नंबर ऑफ पेजेस तो बढ़े हैं, मतलब पेजेस, या यूं चलो वेट से समझो तुम कि पहले जो मैं उसको देख रही थी उसका वेट कम था, अब उसका वेट ज़्यादा है। तो अगर मैं यहाँ पर मान लूँ कि इस एक थ्रेड का वेट 1 ग्राम है, इस एक क्रोमैटिड का वेट 1 ग्राम है, ठीक है, तो यहाँ पर जो अमाउंट ऑफ डीएनए है बच्चों, अमाउंट या वेट भी लिखा आ सकता है, अमाउंट ऑफ डीएनए है वो मान लो यहाँ पर 2 ग्राम था, तो क्या यहाँ पर भी 2 ग्राम है क्या? नहीं, यहाँ पर टोटल 4 थ्रेड्स का वेट है तो वेट डबल हो जाएगा बट नंबर सेम रहेगा, ठीक है। बात समझ में आ गई क्या? चाहे माइटोसिस हो चाहे मियोसिस हो, किसी की भी एस फेज हो, आपको ध्यान रखना है कि जो भी जीवन में था उसके जस्ट चेंज क्या होगा एस फेज में, नंबर चेंज नहीं करना, लेकिन आपको अमाउंट डबल कर देना है। अब जब ये सेल G2 फेज में गई होगी, G2 में तो कोई चेंज ही नहीं हुआ, सेम यही वाली कंडीशन है, तो जो S में होता है वही G2 में होता है। अब ये सेल जब M फेज में जाएगी, अगर मैं M माइटोसिस की बात कर रही हूँ, अगर ये सेल, हम जस्ट रिवीजन कर रहे हैं, डिटेल में बहुत अच्छे से टेबल्स बना के मैंने लेक्चर में पढ़ा रखा है, वहाँ जाके देख लेना जिसको डिटेल देखनी हो। अब अगर हम बच्चों माइटोसिस की बात कर रहे हैं ना, अगर हम माइटोसिस की बात कर रहे हैं तो माइटोसिस में क्या होगा, इमेजिन करो प्रोफेज आएगी, फिर मेटाफेज में दोनों अरेंज होंगे, फिर एनाफेज होगी। तो माइटोसिस के बाद जब 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, इसको मैं ऐसे बनाती हूँ, रुको ज़रा, माइटोसिस के बाद जब 2 डॉटर सेल्स बनेगी तो देखना क्या होगा, दोनों डॉटर सेल में क्या करोगे, तो माइटोसिस में क्या करते हो, ऐसा तो नहीं करते ये पूरा का पूरा इधर डाल दो और ये पूरा का पूरा इधर डाल दो, ऐसा नहीं होता कभी भी। जब मेटाफेज में दोनों क्रोमोसोम सेंटर में अरेंज होते हैं, अब एनाफेज में जब इन्हें खींचा जाता है तो इसका एक क्रोमैटिड इधर, एक इधर, इसका एक इधर, एक इधर, यानी इस सेल में भी मैं दोनों का एक एक क्रोमैटिड बनाऊंगी और इस सेल में भी मैं दोनों का एक एक क्रोमैटिड बनाऊंगी, यानी क्रोमैटिड्स जो चिपके हुए थे ना, जो गलती से स्टेपलर हो गए थे साथ में, अब उन्हें अलग कर दिया हमने, ठीक है। तो 10 पेज का एक सेट ये, 10 पेज का ये, ऐसे ही अगर मान लो एक सेट और दिया था मैंने उन्हें जेरोक्स करने का, तो ये और ये, वो जो गलती से साथ में स्टेपल हो गए थे उनको अब अलग कर दिया। तो यहाँ पर मुझे बताओ नंबर क्या बोलूँगी मैं, यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम 2,
यहाँ भी नंबर 2 और अमाउंट वापस क्या हो जाएगा बच्चों डीएनए का 2 ग्राम। तो क्या माइटोसिस के एंड में एम फेज के बाद सेम वही कंडीशन आ गई जो जीवन में थी, सेम वही कंडीशन आ गई जो जीवन में थी। सो दिस इज माइटोसिस कि माइटोसिस के बाद नंबर ऑफ क्रोमोसोम विल रिमेन सेम इन डॉटर सेल्स एज इन मदर सेल। ठीक है, सेल के लिए हमेशा फेमिनाइन टर्म्स आती हैं, चाहे वो लड़के के में हो चाहे वो लड़की में हो, है ना, फादर में हो, मदर में हो, बॉय में हो, गर्ल में हो, सेल के लिए फेमिनाइन टर्म्स आती हैं। ऐसे नहीं तो मदर सेल का मतलब समझो कि मदर के सेल की बात कर रहे हैं फिर फादर सेल और सन सेल कर दो, ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, समझ में आ गई क्या बात आप लोगों को माइटोसिस की बात। साथ में थोड़ा सा मियोसिस के बारे में भी बता देती हूँ, हालांकि अभी आगे आएगा। ठीक है, कि अगर यही सेल मियोसिस कर रही होती, अभी मैं मियोसिस फर्स्ट की बात कर रही हूँ, अगर ये सेल मियोसिस फर्स्ट में जाती तो मियोसिस फर्स्ट को हम रिडक्शनल डिवीज़न बोलते हैं। क्यों बोलते हैं रिडक्शनल डिवीज़न मियोसिस फर्स्ट को? क्योंकि मियोसिस फर्स्ट में आप कहते हो क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है, कहते हो ना। तो वो हाफ कैसे होता है देख लो, जब ये सेल 2 डॉटर सेल्स में बदलती है बच्चों, तो हाफ होने का मतलब ये है कि ये अगर मान लो ये एक डिप्लॉइड सेल थी, मान लो डिप्लॉइड हैप्लॉइड में बहुत पहले समझा चुकी हूँ आपको, डिप्लॉइड का मतलब पेयर्ड क्रोमोसोम। अगर मैं कह रही हूँ हमारे पास 46 क्रोमोसोम है तो 46 में 23 पेयर हैं, है ना। ऐसा नहीं कि वो 46 अलग अलग काम कर रहे हैं, 2-2 के जोड़े में मिलकर काम कर रहे हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम। और अगर हैप्लॉइड सेल कह रही हूँ मैं, हैप्लॉइड सेल में भी हो सकता है 46 क्रोमोसोम हो, बट हैप्लॉइड के 46 का मतलब है आप जोड़े नहीं बना सकते, सब अलग अलग कलर के क्रोमोसोम है, सबका साइज एंड लेंथ अलग अलग है। ठीक है, जैसे वो मैंने आपको सॉक्स का एग्जांपल दे रखा है कि मेरे पास एक बैग में 23 जोड़ी सॉक्स पड़े हैं, तो इसका मतलब वो डिप्लॉइड कंडीशन है। बट मेरे पास एक बैग में 46 सॉक्स हैं, बट हर सॉक्स अलग अलग कलर का है, तो मैं उनकी जोड़े नहीं बना सकती, तो वो होता है हैप्लॉइड कंडीशन। ठीक है, तो और जो मियोसिस है वो डिप्लॉइड सेल्स में ही होता है, यू नो दैट। तो अगर ये एक पेयर क्रोमोसोम है तो मियोसिस क्या करेगा, इस पेयर को अलग करेगा बच्चों, यानी इसके पास पूरा का पूरा क्रोमोसोम उठ के आ जाएगा बिना क्रोमैटिड सेपरेट हुए, और दूसरी सेल के पास भी पूरा का पूरा क्रोमोसोम उठकर आ जाएगा। यानी अब आप यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या बोलोगे बच्चों, उसको 2 तो नहीं बोलोगे तुम, एक ही क्रोमोसोम दिख रहा है ना आपको, सो नंबर रह गया 1 और अमाउंट ऑफ डीएनए क्या हो गया, वो तो बट ऑब्वियस हाफ होगा ही होगा। तो अगर यहाँ पे 4 ग्राम था तो ये तो ठीक है 2 ग्राम होगा, बट नंबर कितना हो गया क्रोमोसोम्स का 1। और यही एक गड़बड़ रह जाती है मियोसिस 1 में, कि मियोसिस 1 में क्योंकि क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ करना था तो क्रोमोसोम्स को तो सेपरेट कर दिया, लेकिन उस क्रोमोसोम के साथ जो उसका सिस्टर क्रोमैटिड चिपका हुआ था वो अलग नहीं हो पाया। एक ही चीज़ अलग हो सकती है, या तो क्रोमोसोम्स को अलग कर दो या उनके क्रोमैटिड्स को अलग कर दो। तो दैट्स वाई मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 होना ज़रूरी है। मियोसिस 1 के बाद क्या ज़रूरी है, मियोसिस 2 होना ज़रूरी है। यहाँ से नहीं बना सकती मैं, अब सेल में ये कंडीशन थोड़ा है, अब तो ये दोनों सेल्स विल अंडरगो मियोसिस सेकंड ना। तो जब ये दोनों सेल विल अंडरगो मियोसिस सेकंड, ध्यान से सुन लेना, पूरे चैप्टर का बेस बता रही हूँ मैं तुम्हें, फिर तुमसे फटाफट क्वेश्चंस होंगे। दोनों डॉटर सेल्स विल अंडरगो मियोसिस सेकंड, तो ऐसा नहीं है कि एम फेज से दोबारा एम फेज आ जाएगी, एक एम फेज कंप्लीट हो गई तो इन दोनों सेल्स को G1 S G2 में जाकर ही एम में आना पड़ेगा। तो जब ये दोनों सेल G1 में जाएंगी तब ठीक है ग्रोथ कर लेंगी। एस में ध्यान से देखो, क्या ये दोनों सेल अपने डीएनए का डुप्लीकेशन करेंगी? मियोसिस सेकंड के पहले जो एस फेज आ रही है उसमें क्या ये दोनों सेल्स अपने डीएनए का रेप्लिकेशन करेंगी? क्यों करेंगी? ऑलरेडी इनके साथ इनका रेप्लिका चिपका हुआ है, दोबारा क्यों करेंगी? मियोसिस सेकंड कर ही इसलिए रही हैं कि अपने रेप्लिका को खुद से अलग कर सकें। क्या काम है 2 रेप्लिका एक जैसे का, कोई यूज़ नहीं है उनका, तो इसलिए मियोसिस सेकंड हो रहा है। इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि मियोसिस सेकंड के पहले जो एस फेज आती है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता। मियोसिस सेकंड के पहले जो एस फेज आती है उसमें डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होता, तो वो बहुत छोटी हो जाती है। उस एस फेज में अगर एनिमल सेल है तो बस सेंट्रोसोम डुप्लीकेशन करना है, बाकी कुछ नहीं करना, ठीक है। और इसीलिए कहते हैं कि मियोसिस सेकंड के पहले जो इंटरफेज आती है वो बहुत छोटी फेज होती है, उसको कहते हैं इंटरकाइनेसिस। सब पढ़ रखा है हमने, मैं जस्ट एक रिवीजन से तुम्हें 1 शॉट दे रही हूँ एक बार दिमाग में, ठीक है। सो मियोसिस सेकंड के पहले G1 S G2 आएगा, लेकिन बहुत फटाफट हो जाएगा क्योंकि उनको बहुत सारी चीज़ें तो अब बनानी ही नहीं है, ठीक है। और फिर जब एम फेज आएगी तो मियोसिस सेकंड जो एम फेज है उसमें ध्यान से देखो क्या होगा, इस सेल से 2 सेल्स बनेंगी और इस सेल से भी 2 सेल्स बनेंगी, ठीक है। ये सेल अपने क्रोमैटिड्स को सेपरेट कर देगी, ये एक क्रोमैटिड और ये एक क्रोमैटिड, ये सेल भी अपने क्रोमैटिड्स को सेपरेट कर देगी।
तो अब बताओ मुझे, मैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या बोलूँ इन सारी सेल्स में 1, और अमाउंट ऑफ डीएनए 2 ग्राम का और आधा करना पड़ेगा मुझे, 2 थ्रेड्स का वेट 2 ग्राम था तो यहाँ 1 ग्राम ही रह गया। इसलिए हम कहते हैं कि मियोसिस सेकेंड के एंड में जो डॉटर सेल है उसमें ओरिजिनल का सब कुछ हाफ हो जाता है। जो मदर सेल है उससे नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी हाफ हो गया, वो तो यहीं हाफ हो गया था, ठीक है। और जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो भी यहाँ पर फाइनली जाके हाफ हुआ, यहाँ हाफ नहीं हुआ था क्योंकि सब अपने अपने रेप्लिका को अपने साथ ले आए थे। फॉर एग्जाम्पल देखो, थोड़ा सा समझो तुम कि अगर ये 46 क्रोमोसोम वाली सेल होती, यहाँ तक की कहानी तुम्हें समझ में आ गई, तो 46 क्रोमोसोम होते, ठीक है, 46 क्रोमोसोम होते और यहाँ पर तुम सबका एक एक वेट, एक थ्रेड का एक एक वेट समझ रहे हो, तो 46 92 ग्राम वेट होता, ठीक है। अब जब मियोसिस 1 होता कंप्लीट, तो यहाँ पर क्रोमोसोम तो 23 रह जाते, पर क्योंकि हर क्रोमोसोम 2-2 धागों से चिपका है, हर क्रोमोसोम 2-2 धागों से चिपका है, तो यहाँ पर तुम क्या करते, बच्चों 92 का हाफ करो, वही 46 हो जाता वापस, ठीक है। मैं डबल गलत तो नहीं बोल रही ना, सही बोल रही हूँ ना, हाँ ठीक है। और फिर फाइनली यहाँ पर आकर नंबर तो अभी भी 23 रहता, बट अब ये 23 ग्राम वेट हो जाता, ठीक है। मतलब कैसे भी तुम जैसे भी समझना चाहो, कोई इसकी यूनिट बना सकते हो, मैंने टेबल बनवा रखी है पूरी लेक्चर में, इस तरह का डायग्राम बना के रख सकते हो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फोटोग्राफ ले लो, व्हाटएवर, बट ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। दैट्स वाई हम कहते हैं कि मियोसिस के एंड में 4 डॉटर सेल्स बनती हैं, क्रोमोसोम का नंबर भी हाफ हो जाता है और अल्टीमेटली जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो भी हाफ हो जाता है। बट यस, ये जो मियोसिस 1 हुआ था ना, इसमें क्रॉसिंग ओवर जैसे कई सारे ऐसे इवेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आगे जाकर वेरिएशंस भी आते हैं, वो हम बाद में देखेंगे जब मियोसिस 1 की डिटेल्स आएंगी, ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल एक जैसे, इनमें क्रॉसिंग ओवर वगैरह होती हैं, एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है, वो सब बात की बात है। बट ये कैलकुलेशन समझ में आ गई ना तुमको, किसी भी तरह से क्वेश्चन आए कर दोगे क्या, तो बताओ फिर। अगर कर दोगे तो फिर यहाँ पे तुम्हारी एनसीईआरटी में भी दे रखा है ना, ये दे रखा है और एक अनियन सेल पे पूछा हुआ है, तुम करके देखना है क्वेश्चन तुमसे हो रहा है क्या, और इसका आंसर मुझे बताओ क्या है। द फ्रूट फ्लाई में अगर 8 क्रोमोसोम्स हैं, फ्रूट फ्लाई एक डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, तो उसमें 2n की वैल्यू है 8, ठीक है। सो ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस, ये ध्यान रखना माइटोसिस पूछा है या मियोसिस, इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 इज 8, G1 में तो 8 ही होगा, What would be the number of chromosome after S phase? तो जल्दीबाजी में आप कर देंगे 8 का 16 और 16 टिक करके आ जाएंगे, बट अगर कॉन्सेप्ट पता है तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम को चेंज नहीं करना, नंबर सेम रखना है बच्चों। अगर 8 क्रोमोसोम थे तो रेप्लिकेशन के बाद भी 8 ही क्रोमोसोम है, क्योंकि हर क्रोमोसोम ने अपना अपना थ्रेड बना तो लिया बट खुद से ही चिपका रखा है। तो अगर पहले हमें 8 थ्रेड दिख रहे थे तो अभी भी हमें 8 ही थ्रेड दिखेंगे, पर हर थ्रेड में 2-2 थ्रेड चिपके हुए हैं, इस तरह से चिपके रहते हैं कि आपको सामने से वो एक ही नज़र आता है। ये सब कोई इंटरफेस में थोड़ा ना दिख रहा है तुम्हें, इंटरफेस में तुम्हें दिखेगा क्या सेल में कितने क्रोमोसोम है, रेप्लिकेट हुआ कि नहीं हुआ। इंटरफेस में इट इज़ लाइक अ क्रोमैटिन नेटवर्क, इंटरफेस में पूरा सारे क्रोमोसोम एक दूसरे में उलझे हुए हैं बच्चों, आपको नहीं दिखेगा कितने क्रोमोसोम है, रेप्लिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, वो तो आपको कहाँ जाके दिखेगा, प्रोफेज के बाद मेटाफेज में जाकर, जब क्रोमोसोम सुलझ चुके होंगे, सेंटर में अरेंज हो चुके होंगे, देन यू कैन काउंट द क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो यहाँ तो हम कैलकुलेशन थ्योरेटिकली थ्योरेटिकली वाइज हम बता रहे हैं कि कैसे चेंजेस हुए हैं। डन। तो बिल्कुल अपने दिमाग में इस कॉन्सेप्ट को बिठा लो, चाहे माइटोसिस कर रही हो सेल, चाहे मियोसिस कर रही हो। अगर मियोसिस भी कर रही है सेल तो पहले जब एस फेज आएगी तो भी क्रोमोसोम्स रेप्लिकेट होंगे, बट क्या क्रोमोसोम्स खुद का नंबर चेंज करेंगे? नहीं, नंबर वही रखना है आपको। अमाउंट थोड़ा सा परेशान करता है, अमाउंट पे क्वेश्चंस आते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी नहीं आते हैं, कम आते हैं, पर नंबर पे फ्रिक्वेंटली आते हैं, तो नंबर की गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, अगर माइटोसिस चल रहा है तो तुम्हें नंबर चेंज ही नहीं करना बच्चों। किसी भी फेज में तुमसे नंबर ऑफ क्रोमोसोम पूछ ले, 46 46 46 46, कहीं भी चेंज नहीं करना। और अगर मियोसिस चल रहा है तो नंबर की कैलकुलेशन सीधी है, 46 46 46 23 23, दैट्स इट, ठीक है। अमाउंट में तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा लॉजिक लगाना पड़ेगा। डन, समझ में आ गया, गलती तो नहीं करेंगे, कोई क्वेश्चन आएगा तो। चलिए, द सेंट्रियोल अंडरगो डुप्लीकेशन कब होता है? एस फेज में। वेरी सिंपल क्वेश्चन, 2020 का क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू G1 फेज, ठीक है भाई। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, गलत। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक्स प्लेस,
क्या कहीं एनसीईआरटी में लिखा है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ, अभी दिखाऊंगी तुम्हें, मुझे जहाँ तक ध्यान है एनसीईआरटी में एक बार लिखा है, मान लो तुम्हें नहीं पता कि ये क्या होता है रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट, तुम क्वेश्चन मार्क रख दो, ठीक है, आगे बढ़ो। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रो बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। बिल्कुल हो सकता है, कह रहा है कि सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। अब ये मत सोचना कि मेटाबॉलिकली एक्टिव वर्ड देखते तुम सोचोगे तो मैम ने जी नॉट के लिए बताया था, भाई जी नॉट के लिए बताया था तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि सेल सिर्फ जी नॉट में ही मेटाबॉलिकली एक्टिव है। सेल G1, S, G2, M इनमें तो ऑलरेडी मेटाबॉलिकली एक्टिव है, इनमें तो सेल कर ही रही है मेटाबॉलिज्म। जी नॉट में तो हम स्पेशल ध्यान इसलिए देते हैं इस वर्ड पे क्योंकि जी नॉट को हम इनएक्टिव स्टेज कहते हैं, तो हम सोच जाते हैं कि वो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव तो नहीं हो गई, इसलिए वहाँ हमें मेंशन करना पड़ता है कि बच्चों ये इनएक्टिव फेज है बट स्टिल सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है। पर आप ये मत समझना कि इसका मतलब बाकी की फेजेस में सेल कुछ नहीं कर रही, बाकी की फेजेस में तो कितने सारे काम कर रही है ना सेल। सो यस वी कैन से कि G1 में भी सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव है, S में, G2 में, M में, सब में मेटाबॉलिकली एक्टिव है। सेल कभी मेटाबॉलिकली इनएक्टिव होती ही नहीं है बच्चों, क्योंकि अगर सेल ने काम करना बंद कर दिया, एटीपी बनाना बंद कर दिया तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए बोलते हैं कि हमेशा काम करते रहो, मेहनत करते रहो, रेस्ट करो बट मेहनत करना कभी मत छोड़ो, ठीक है। सो सेल ग्रो करती है, यस करती है, बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए, हमें काफ़ी हद तक ये सही लग रहा है, ठीक है। न्यूक्लियर डिवीजन तो बिल्कुल नहीं, ये तो एम फेज का काम है। अब ये देखो रीऑर्गेनाइजेशन की जो बात होती है ना बच्चों, ये एक्चुअली एम फेज के लिए होती है, जहाँ तक मुझे ध्यान आ रहा है मैंने ये स्टेट हाँ पढ़ा है, बिल्कुल ये रहा। ये देखो एम फेज को क्यों मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड ऑफ सेल साइकिल कहते हैं, बिकॉज इट इन्वॉल्व मेजर रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कॉम्पोनेंट्स ऑफ सेल। रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब जब प्रोफेज आती है तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो जाती है, मेटाफेज में क्रोमोसोम सेंटर पे अरेंज हो जाते हैं, एनाफेज में उनको अलग अलग पोल पे पहुंचा दिया जाता है, रीऑर्गेनाइजेशन चल रहा है उनका, इधर से उधर ट्रांसफर हो रही हैं चीज़ें। टेलोफेज में फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है। तो व्हाट इज रीऑर्गेनाइजेशन? रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब सेल के जो कंपोनेंट्स हैं, और हाँ क्या प्रोफेज में सिर्फ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब होती है? नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अलावा हर वो चीज़, जब क्रोमोसोम्स को आप जैसे मान लो आपको एक गेम खेलना है रूम में, टग ऑफ वॉर गेम खेलना है, बीच में कुछ चीज़ पड़ी है उसको पकड़ के दोनों टीम को रस्सी से खींचना है, ठीक है, दो अलग अलग टीम है, तो अगर बहुत सारा सामान रूम में फैला हुआ पड़ा रहेगा तो तुम्हें जगह ही नहीं मिलेगी रस्सी से खींचने के लिए, तो तुम्हें पहले रूम क्लीन करना होगा ना। तो इसीलिए सेल प्रोफेज में क्या करती है, जो बड़े बड़े ऑर्गेनल्स हैं, ER है, GB है, जिनका नेटवर्क सेल में फैला रहता है, उनको गायब कर देती है कुछ समय के लिए। हम बोलते हैं ना प्रोफेज में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गायब हो गई, ER GB गायब हो गए। और न्यूक्लियस के अंदर ध्यान है, न्यूक्लियोलस, या भूल गए? सेल चैप्टर में बताया था, एक ट्रू न्यूक्लियस में एक न्यूक्लियोलस भी होता है, तो वो जो RNA बनाता है, राइबोसोम्स बनाता है, ठीक है, तो वो जो न्यूक्लियोलस है उसको भी थोड़े टाइम के लिए डिसअपियर कर देते हैं, उसका भी कोई काम नहीं है, ठीक है। तो और फिर आराम से मेटाफेज में क्रोमोसोम अरेंज हो जाते हैं, एनाफेज में उनमें रस्सियाँ फेंकी जाती है, स्पिंडल फाइबर, और उनको खींच लिया जाता है, और टेलोफेज में वो अपने अपने पोल पे पहुंच जाते हैं और सब चीज़ें दोबारा बन जाती हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाती है, न्यूक्लियोलस बन जाता है, ER GB बन जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को ही हम कहते हैं रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सेल, ठीक है। सो दिस इज द पार्ट ऑफ एम फेज, नॉट इंटरफेज, डू रिमेंबर, क्लियर। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना था G1 के लिए, तो सिंपली ऑप्शन 3, डन। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आए, 2020 का क्वेश्चन है। some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage। वेजिटेटिव क्यों कहा? क्योंकि अब सेल डिवाइड नहीं कर रही। दिस इज कॉल्ड G0 स्टेज। दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ। ये प्रोसेस कब होगा? हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़े से इश्यूज हुए थे बच्चों, मतलब बहुत सारे कॉन्ट्राडिक्शंस रहे, क्योंकि देखो एक तो इस क्वेश्चन में ना ये गलत लिखा है, एग्जिट द सेल साइकिल। अगर हम स्टैंडर्ड वाइज देखें, टेक्निकली देखें, तो G0 को भी सेल साइकिल की ही एक फेज माना गया है। तो अगर सेल G0 में जा रही है तो आप कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे कि सेल साइकिल से एग्जिट कर गई। देखो तुम्हारी एनसीईआरटी में क्या लिखा है, एनसीईआरटी में लिखा है कि these cells that do not divide further exit G1 phase। एग्जिट सेल साइकिल नहीं किया उसने, G1 फेज से एग्जिट किया है, एंड सेल साइकिल की ही एक दूसरी फेज, एंटर एन इनएक्टिव स्टेज G0 ऑफ द सेल साइकिल। तो G0 भी, चाहे वो सेल साइकिल के बाहर बनी हुई है डायग्राम में, बट उसका मतलब ये नहीं है टेक्निकली, अगर हम स्टैंडर्ड वाइज देखें तो G0 को ये नहीं कहते कि सेल साइकिल से एग्जिट कर गई, वो जल्दीबाजी में भूल जाता है, लेकिन एक्चुअली में सेल G1 से एग्जिट करी है
और सेल साइकिल के जी नॉट फेज में गई है। तो पहले तो ये क्वेश्चन ही गलत था, क्योंकि इस क्वेश्चन में लिख दिया गया है कि सेल एग्जिट द सेल साइकिल, ठीक है। बट ठीक है, उस गलती को हम अगर एक बार को इग्नोर कर दें और ये मान लें कि वो कहना चाह रहे हैं कि सेल साइकिल की इनएक्टिव स्टेज जी नॉट में एंटर कर गई, तो पूछ रहा है दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ। अब यहाँ पे भी अगेन कंफ्यूजन था कि भाई एंड ऑफ क्यों, एंड ऑफ में तो मतलब कभी भी ऐसा नहीं होता कि किसी फेज के एंड के बाद सेल जी नॉट में जाती है। देखो इस डायग्राम को देखो, अगर हम कहेंगे एट द एंड ऑफ एम फेज, या तो हम कहें कि सेल जी नॉट में कब गई, एंड ऑफ एम फेज, तो एंड ऑफ एम फेज के बाद तो फिर यहीं से चली जानी चाहिए थी ना। ऐसा होता ही नहीं है, हर डॉटर सेल जीवन में तो जाती ही जाती है, क्योंकि उसको ग्रोथ करके मदर सेल जितना साइज अटेन करना है, तो जीवन में तो जाती ही जाती है। फिर जीवन के मिड से या कहीं भी, जीवन में कहीं से भी निकलकर इट विल एंटर इनटू जी नॉट। तो एट द एंड ऑफ नहीं कहना चाहिए क्वेश्चन में, क्योंकि एट द एंड ऑफ बोलेंगे तो फिर हम एम फेज भी चूज नहीं कर सकते और जीवन भी चूज नहीं कर सकते। ना तो जीवन के एंड में जा रही है, ना एम के एंड में जा रही है। ये कहाँ से जा रही है, ये जा रही है एग्जिट फ्रॉम द जीवन, फ्रॉम द मिड ऑफ जीवन और वट एवर यू कॉल्ड, ठीक है, क्लियर। तो मेरे अकॉर्डिंग तो भाई टेक्निकली दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग। अब अलग अलग बुक्स में इसका अलग अलग आंसर दिया हुआ है, ठीक है, बट फिर भी अगर देखें कि भाई ये प्रोसेस कब हो रहा है, तो ये प्रोसेस जीवन फेज के दौरान होगा, एंड ऑफ में तो कब आएगा ही नहीं है, ठीक है। हो सकता है कुछ बुक्स में एम फेज भी लिखा हो बच्चों, पीवाई की उसकी जो अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक है। और एनटीए ने इसमें क्या माना था, बोनस दिया था या क्या किया था, बोनस तो नहीं दिया था जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ठीक है, या तो एम माना होगा या जीवन, बट मैंने तुम्हें बता दिया टेक्निकली दिस क्वेश्चन इज रॉन्ग, तो फिर तुम्हें ऐसे क्वेश्चंस में दिमाग नहीं लगाना, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़े, चलिए, होपफुली ऐसे क्वेश्चंस कभी भी रिपीट ना हो, रिपीट हों तो गलतियां सही करके पूछी जाएं। देन 2019 में पूछा गया सेल्स इन जी नॉट फेज, सेल्स इन जी नॉट फेज, देखो टर्मिनेट द सेल साइकिल, एग्जिट द सेल साइकिल, एंटर द सेल साइकिल। अभी देखो कितना बकवास सा क्वेश्चन है, मतलब कितना खराब सी लैंग्वेज है इसमें कि सेल जो जी नॉट में होती है उसमें क्या होता है, क्या चूज करें हम इसमें से, बताओ। टर्मिनेट द सेल साइकिल नहीं कह सकते, क्योंकि जी नॉट फेज एक सेल साइकिल का पार्ट है। एग्जिट द सेल साइकिल कहना अगेन टेक्निकली रॉन्ग है, वैसे जहां तक मुझे लगता है इसका आंसर यही दे रखा होगा, ठीक है। एंटर द सेल साइकिल भी क्यों कहें, सेल तो ऑलरेडी सेल साइकिल में ही है, जीवन ये सब भी तो सेल साइकिल का ही पार्ट है, तो जी नॉट में भी सेल साइकिल चल रहा है, उसमें भी सेल साइकिल चल रहा है। सस्पेंड द सेल साइकिल, और देखा जाए तो सस्पेंड द डिवीजन तो सस्पेंड हुआ है, बट सेल साइकिल तो अभी भी सस्पेंड नहीं हुआ, बट हाँ ठीक है, फिर भी बहुत मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनना हो तो आई विल गो विद ऑप्शन 4 की जो सेल साइकिल का प्रोसेस लगातार चल रहा था वो अब कुछ समय के लिए सस्पेंड हो गया और सेल एक इनएक्टिव स्टेज जी नॉट में चली गई है, ठीक है। सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन, क्लियर, ठीक है। आ जाते हैं बच्चों कभी कभी इस तरह की लैंग्वेज वाले क्वेश्चन, जिस साल भी आते हैं अनफॉर्चुनेटली उन बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, ठीक, होपफुली तुम्हारे ना आए, और आ जाए तो फिर जो तुम्हारा दिमाग उस समय कहे ना वही फॉलो कर लेना, क्योंकि एनटीए जब तक एग्जाम पेपर सेट कर रहा है तब तक हम भी बड़े परेशान हैं, सब लोग टीचर्स भी इस बात को लेकर कि हर साल कुछ ना कुछ क्वेश्चंस ऐसे हर बार पूछे जा रहे हैं जिनका कोई लॉजिक नहीं होता, या जो लॉजिक होता है उसको माना नहीं जाता, कोई भी आंसर टिक कर दिया जाता है। होपफुली ऐसा ना हो, ठीक है। नाउ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, G1S G2M, ये रहा। जल्दीबाजी में क्योंकि G1 G2 साथ में रहता है मुंह पे, तो कई बार ये भी इसलिए मिस्टेक हो जाती है, G1 G2 SM करके आ गए, G1 G2 मुंह पे साथ में रहता है ना, बट सीक्वेंस में G1S G2M, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। ड्यूरिंग सेल ग्रोथ डीएनए सिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, डीएनए सिंथेसिस यानी डीएनए एप्लीकेशन। आप देख रहे हो कितने सिंपल टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से बन रहे हैं, थोड़ा सा भी लॉजिकली आपने इस चैप्टर में कुछ भी रटने वाला नहीं है बच्चों, इस चैप्टर में सब कुछ समझने का है, एक बार समझ लिया क्वेश्चंस गलत ही नहीं होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन सेल हैज़, हाँ ये थोड़ा सा 2016 में आया था, बच्चों को थोड़ा सा लगा था कि यार मतलब आउट ऑफ एनसीईआरटी, बट दिस इज नॉट एग्जैक्टली आउट ऑफ एनसीईआरटी। जब भी हम लोग सेल साइकिल तुम्हें पढ़ाते हैं तो उसमें दे नहीं रखा है एनसीईआरटी में, बट हम तुम्हें हमेशा कुछ चेक पॉइंट्स के बारे में बताते हैं। मैं बता देती हूँ, मैंने पढ़ा रखा है वैसे। क्या होता है चेक पॉइंट्स का मतलब, बच्चों सुन लो, ओह व्हाट हैपन, क्या होता है चेक पॉइंट्स का मतलब सुन लो। जैसे चेक पॉइंट्स होते हैं ना, नाकाबंदी, कि कहीं भी कोई ट्रैफिक जा रहा है तो कई बार पुलिस कुछ जगह को रोककर चेक पॉइंट्स बना देती है, वहाँ पे हर गाड़ी गुजरेगी तो उसकी चेकिंग होगी, फिर वो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल वैसे ही सेल साइकिल में भी कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं। कौन कौन से चेक पॉइंट्स होते हैं देखना।
जब सेल G1 से S में आ रही होती है तो यहाँ पर एक G1S चेक पॉइंट होता है, बहुत इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है ये, सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है ये, क्योंकि G1 में मैंने तुम्हें कहा सेल ग्रोथ कर रही है, ज़रूरत की चीज़ें बना रही है, तो उन ज़रूरत की चीज़ों में वो चीज़ें भी होती हैं बच्चों जो S फेज़ को चाहिए। जैसे एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, जिसने जेनेटिक्स पढ़ रखी है उसको पता है कि एस फेज़ में डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान हमें कई सारे एंजाइम्स चाहिए होते हैं, हेलिकेज, लाइगेज, है ना, डीएनए पॉलीमरेज, तो वो सब एंजाइम्स क्या हैं, प्रोटीन, तो वो सब एंजाइम्स यहीं बन के तैयार हुए हैं, जो भी अलग अलग सबस्ट्रेट वगैरह व्हाटएवर जो भी चाहिए सब चीज़ें जीवन में बन के तैयार होती हैं, स्टोन प्रोटीन यहाँ बनते हैं, बाकी सब यहाँ बन जाता है, ठीक है। तो G1S चेक पॉइंट्स के दौरान सेल की चेकिंग होती है, सेल में चेक किया जाता है, जेनेटिक मैकेनिज्म है, चेकिंग होती है। अब कैसे होती है वो सेल ही जाने कि सब चीज़ें बनी हैं कि नहीं बनी, अगर नहीं बनी है वो चीज़ें तो सेल को एस फेज में एंटर ही नहीं करने दिया जाता, यानी डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट ही नहीं होता, सिग्नल ही नहीं दिए जाते कि डीएनए रेप्लिकेशन शुरू करो। कब तक? जब तक कि यहाँ की तैयारियाँ पूरी ना हो जाए। तो इसको आप क्या कहते हैं? G1S चेक पॉइंट, सिंपल, ठीक है। देन एस फेज कंप्लीट होने के बाद एक तरह से बहुत सारी एनर्जी एंजाइम एस फेज में यूज हो गए, डीएनए रेप्लिकेशन इज हाईली एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस, प्रोटीन वगैरह भी बहुत सारे यूज हो गए। तो सेल को एम फेज में जाना है तो एम फेज से पहले फिर से ग्रोथ और गैप फेज डाल दी कि अब भाई दोबारा से उन प्रोटीन्स को बना लो जो एम फेज के लिए चाहिए, एटीपीज बना लो, जो जो चाहिए वो सब तुम बना लो, ठीक है। तो एस से सेल G2 में जाएगी, एस से G2 में जाएगी तब कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे कोई मेजर चेक पॉइंट की जरूरत नहीं है। लेकिन G2 से जब M में जाएगी तो अगेन चेकिंग जरूरी है, इसको कहेंगे G2M चेक पॉइंट। क्यों जरूरी है? कि कहीं ऐसा नहीं हो कि M फेज के लिए जो चीजें चाहिए वो G2 ने बनाई ही नहीं और सेल डिवाइड करना शुरू कर दे और डिवीजन खराब हो जाए, ठीक है। तो हर इंपॉर्टेंट फेज के पहले जो फेज है, जैसे S से पहले G1 और M से पहले G2, वहां पर सेल की चेकिंग होना जरूरी है। दो चेक पॉइंट तो ये हो गए, ठीक है। ये दोनों को मेजर चेक पॉइंट्स बोलते हैं। एक माइनर चेक पॉइंट और होता है, वो तुम्हारे वैसे कोर्स में नहीं है फिर भी बता देती हूँ। यहाँ मेटाफेज के पहले यहाँ पर एक M चेक पॉइंट और होता है बच्चों, मेटाफेजिक चेक। M वैसे कंफ्यूज करता है क्योंकि M इसका भी नाम है, बट ये मेटाफेज के लिए होता है। मेटाफेजिक चेक पॉइंट और होता है कि मेटाफेज में जब स्पिंडल फाइबर्स बनेंगे, क्रोमोसोम को सेंटर पे अरेंज किया जाएगा, तो उससे पहले क्रोमोसोम सारे सुलझ गए हैं कि नहीं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ER-GB रूम साफ कर लिया, जगह बना ली है कि नहीं, वो सब चीज़ें चेक होती हैं। तो उसको कहते हैं मेटाफेजिक चेक पॉइंट, M चेक पॉइंट, ठीक है। तो वो तुम नहीं भी याद रखो, मेन ये दो चेक पॉइंट्स तुम्हें पता होने चाहिए, G1S बिफोर S, G2M बिफोर M। क्लियर? ये समझ में आ गई बात। और ये सब कुछ जो भी सेल में हो रहा है ना बच्चों, ये सब जेनेटिकली कंट्रोल्ड है, यू नो। सेल खुद सेल का जो न्यूक्लियस है वो खुद सेल को जेनेटिकली कंट्रोल करता है, पर जब न्यूक्लियस के डिवाइड होने की बारी है तो भी कुछ जीन्स हैं जो इन सारे इवेंट्स को कंट्रोल करते हैं, वरना कैसे पता चलेगा कब कौन सा इवेंट होना है। तो कुछ प्रोटीन्स हैं जो इस सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं, उनको CDK बोलते हैं, CDKs बोलते हैं। सेल, क्या था फुल फॉर्म यार, सेल डिवीजन काइनेज एंजाइम भी है ये, ठीक है। CDKs और सेल डिवीजन साइक्लिक प्रोटीन्स, साइक्लिन प्रोटीन्स हैं बच्चों, ये बहुत सारे अलग अलग तरह के, इनके ना बहुत सारे नाम और एग्जाम्पल हैं, बट इतना ज़्यादा पढ़ना नहीं होता है वो, तो चलेगा, तुम उनको नहीं भी याद रखो। सेल, एक बड़ा अच्छा सा नाम था, क्या नाम था बिल्कुल दिमाग से निकल गया, CDK की फुल फॉर्म थी सेल साइकिल डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन्स, कुछ था, ठीक है। बट तुमसे कोई फुल फॉर्म नहीं पूछेंगे, बट प्लीज़ ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये पूरा प्रोसेस जेनेटिकली कंट्रोल्ड है और उसके लिए कुछ प्रोटीन्स सेल में प्रेजेंट हैं, CDK, साइक्लिन प्रोटीन्स, जो इन सब चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। क्लियर है? हटा दूँ इसे। तो अब देखो 2016 में क्या क्वेश्चन पूछा कि व्हेन सेल हैज स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन, स्टॉल्ड वर्ड का मतलब है रुक गया, कि अगर एक सेल में सेल साइकिल चल रहा था, स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन का मतलब है डीएनए रेप्लिकेशन शुरू होते एकदम से रुक गया, इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। स्टॉल्ड का मतलब क्या है? रुक गया। तो स्टॉल्ड डीएनए रेप्लिकेशन फोक, कि फोक आपको ध्यान है ना, जब डीएनए रेप्लिकेशन करता है तो ऐसे फोक बनता है, तो फोक बनने की शुरुआत तो हुई बट इट विल स्टॉल्ड, इट हैज़ स्टॉल्ड, यानी वो रुक गया, एकदम से आगे बढ़ ही नहीं रहा। सो विच चेक पॉइंट शुड बी प्रीडोमिनेंटली एक्टिवेटेड, तो बताइए इस वक्त कौन सा चेक पॉइंट अभी चल रहा है। कि मान लो ये वाली बात हो गई कि वैसे तो मैं तुम्हें कह रही हूँ कि यार S में एंटर करने से पहले ही G1 के बाद चेकिंग हो जाती है, बट वो जो G1S चेक पॉइंट है ना बच्चों, जो ये क्या आ रहा है बार बार इसमें,
ये जो G1S चेक पॉइंट है ये ऐसे कोई एकदम डिमार्केशन नहीं है कि है ना भाई यहाँ पर रुकी रहेगी सेल, वो अपना थोड़ा थोड़ा इवेंट स्टार्ट कर देती है और सेल की चेकिंग चलती रहती है। तो डीएनए रेप्लिकेशन शुरू तो हो गया बट उसको लगा यार अभी तो कुछ चीज़ें बनी नहीं, तो वो रुक गया। तो अगर अभी वो डीएनए रेप्लिकेशन फोक बनना शुरू तो हो गया है बट वो आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इसका मतलब सेल की चेकिंग चल रही है। तो कौन सा पॉइंट एक्टिवेटेड होगा बताओ इन दोनों में से? ये रहा G1S चेक पॉइंट। ये तो मेटाफेजिक है, ये G2M है, ये नहीं, ये वाला। क्लियर? ऑप्शन 1 डन है। आगे बढ़ें। नेक्स्ट क्या है? हाँ ये देखो, ये 2015 में बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा गया। ये जो मैंने तुमको अभी पूरी कैलकुलेशन समझाई थी ना एक स्लाइड पे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। जो बच्चा इस क्वेश्चन को खुद कर सकता है ना, इसका मतलब उसे कैलकुलेशन समझ में आ गई। मैं तो समझा ही दी हूँ तुम्हें कैसे करना है। देखो, एक सोमैटिक सेल है, दैट हैज, सोमैटिक मतलब जो जर्म सेल के अलावा वाली सेल होती हैं। जो सेल गैमीट्स बनाती हैं वो जर्म सेल, और उसके अलावा हमारी बॉडी में जितनी भी सेल्स हैं सब सोमैटिक सेल्स। ठीक है, दैट हैज जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज। इसने अभी अभी एस फेज कंप्लीट कर ली है अपनी। ठीक है, तो अगर आप इस सेल को, कौन सी सेल को कंपेयर करना है आपको? एक सेल आफ्टर एस फेज। और क्योंकि सोमैटिक सेल है बच्चों, सोमैटिक सेल से हिंट मिलनी चाहिए आपको कि ये माइटोसिस वाली एस फेज है, क्योंकि सोमैटिक सेल कभी मियोसिस तो करती ही नहीं है, या करती है? सोमैटिक सेल का भला क्या काम? सोमैटिक सेल का काम है ग्रोथ करना, ग्रोथ करने के लिए सिर्फ माइटोसिस होता है। तो एक सोमैटिक सेल जो डिवीजन कर रही है, यानी माइटोसिस ही कर रही होगी, जस्ट कंप्लीटेड द एस फेज, यहाँ रुकी हुई है। ठीक है, इसे आपको कंपेयर करना है किससे? गैमीट ऑफ द सेम स्पीशीज, इसी स्पीशीज के गैमीट से। गैमीट कैसे बनते हैं बताओ? गैमीट बनते हैं मियोसिस से, यानी गैमीट का मतलब है आफ्टर मियोसिस सेकेंड वाली सेल। आफ्टर मियोसिस सेकेंड वाली सेल से तुम्हें माइटोसिस की आफ्टर एस फेज वाली सेल कंपेयर करना है एक सेम स्पीशीज की। ठीक है, तो और कंपेयर भी क्या करना है? देखो ऑप्शन में नंबर ऑफ क्रोमोसोम भी कंपेयर करना है और अमाउंट ऑफ डीएनए भी कंपेयर करना है। तो चलो देखते हैं किस बच्चे को याद है कि अगर मैं कहूँ, ये देखें मैं वापस स्लाइड पे ले जा रही हूँ तुमको, कि अगर हमने कहा था कि मदर सेल, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, मैं एक आपके लिए यहाँ पे लिख दूँ, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो। एक मिनट, ये वाला कलर ले लेते हैं, कि अगर हम डिप्लॉइड सेल्स की बात करते हैं तो ये 2n2c अमाउंट ऑफ डीएनए। ठीक है, कुछ एक स्टैंडर्ड दे दिया हमने कि जीवन में 2n2c है, तो s में 2n तो 2n रहेगा, बट ये 4c हो जाएगा। ठीक है, G2 में सेम कंडीशन लगा दो जो हमेशा s में होती है, 2n 4c। यहाँ क्या करूँ? 2n सेल है तो माइटोसिस के बाद भी 2n रहेगी, और अमाउंट क्या कर दूँ? जो 2c मदर सेल का था वापस मिल जाएगा, 2n2c। एक 2n2c सेल 2n2c में ही बदल गई। और जो मियोसिस 1 होता है उसके बाद आप इसको n कर दोगे, डिप्लॉइड सेल हैप्लॉइड में बदल जाती है मियोसिस के बाद, और अमाउंट क्या कर दोगे? 2c। क्लियर है? जो यहाँ था वो वाला तो यहाँ मिल गया। अब फाइनली जब गैमीट्स बनेंगे, क्योंकि मियोसिस सेकेंड तो यहीं कंप्लीट होगा, तो यहाँ पे n तो n ही रहेगा, लेकिन ये हो जाएगा 1c। तो मियोसिस के एंड में 2n2c का हो जाता है 1n 1c, जबकि माइटोसिस के एंड में 2n2c ही रहता है। ठीक है क्या? तो आपसे जो अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन बताया, उस क्वेश्चन में आपको इस चीज़ को इस चीज़ से कंपेयर करना है, यस और नो? एस फेज को कंपेयर करना है मियोसिस सेकेंड के बाद गैमीट से, तो एस फेज में 2n का n, और इससे कंपेयर करोगे तो देखो 4c का 1c है, क्योंकि यहाँ तो डबल थे, फिर यहाँ हाफ हो गए, यहाँ और हाफ हुए हैं ना, तो ये मतलब अगर आप इसको कहोगे तो आप कहोगे ये 4 गुना है और ये डबल है, और इसको कहोगे तो कहोगे हाफ है और 1/4 है। यस और नो? तो अब लैंग्वेज पढ़ लो आप क्वेश्चन में, क्या लैंग्वेज थी हमारे पास? क्या लैंग्वेज थी हमारे पास? कहाँ गया क्वेश्चन? ये रहा क्वेश्चन। हमें बताना है सोमैटिक सेल में क्या है ना? सोमैटिक सेल एज कंपेयर टू गैमीट हैज़, तो सोमैटिक सेल में क्या था? सोमैटिक सेल में कंडीशन देखी थी आपने 2n एंड 4c, जबकि गैमीट में कंडीशन देखी थी आपने n एंड 1c। तो वहाँ पर ये डबल है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड 4 टाइम्स द अमाउंट ऑफ डीएनए, यानी ऑप्शन 1। यस और नो? ठीक है, गड़बड़ नहीं कर देना, नंबर ऑफ क्रोमोसोम 4 टाइम तो हो ही नहीं सकते, नंबर तो क्या है। और देखो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रखना, लेकिन नंबर ऑफ क्रोमोसोम यहाँ तो तुम्हें एक माइटोसिस की सेल को एक मियोसिस की सेल से कंपेयर करना है ना बच्चों, तो फिर तो आप नंबर भी हाफ करोगे ही करोगे। ठीक है, अगर माइटोसिस की ही 2 फेज कंपेयर कराते, माइटोसिस की कोई भी 2 फेज कंपेयर करा देते तो नंबर सेम रहता
और अमाउंट ऑफ डीएनए डिपेंड करता कौन सी फेज में पूछ रहे हैं। डन, मतलब समझ रहे हो तुम मैं क्या कह रही हूँ। जिसको वो कैलकुलेशन आती है उसका ये क्वेश्चन, इस तरह का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, और अगर रट रखा है तुमने इस कैलकुलेशन को तो फिर क्वेश्चंस गड़बड़ हो सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन्स। देखो फिर से आया 2014 में, बार बार आ रहे हैं इस तरह के क्वेश्चन। ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए in a cell remains at 4C level if the initial amount is denoted as 2C। G1S, जैसे आप रफ स्पेस में क्या करोगे, फटाफट नीट में फटाफट लिख लोगे G1S G2M। ठीक है, G1 में आपने कहा नंबर चेंज नहीं करना है। अगर मैं अभी माइटोसिस की बात कर रही हूँ, नंबर चेंज नहीं करना है। अमाउंट कैसे करोगे, 2C का 4C वापस 2C लौटा दो इसे। यस और नो, ये माइटोसिस के लिए समझ में आ गया। फटाफट लिखना है वहाँ पे, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। और अगर ये मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता तो मियोसिस 1 में और 2 में क्रोमोसोम का नंबर तो हाफ ही हो जाता है, और अमाउंट क्या होता, यहाँ पर 2C और यहाँ पर 1C। दैट्स इट, ये हो गई आपकी फाइनल टेबल। क्लियर, तो ये कह रहा है अमाउंट ऑफ डीएनए इन अ सेल रिमेन एट 4C इफ द इनिशियल अमाउंट ऑफ 2C। तो कोई भी हो माइटोसिस मियोसिस, 4C अमाउंट कब रहता है बताओ। 4C अमाउंट सब में देख लो, आप सब में देख लो, 4C अमाउंट S में रहता है और G2 में रहता है। किस किस में रहता है, S में रहता है और G2 में रहता है ना। अब ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं है बच्चों, देखो S एंड G2 जैसा। हाँ, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा एक ट्विस्ट है। अब S और G2 तो कहीं पर भी नहीं है ना, अगर किसी ऑप्शन में होता तो मैं तुरंत चूज कर लेती। G0 G1 को मैं चूज कर नहीं सकती, G1 वाले सारे ऑप्शन हटाने पड़ेंगे मुझे, क्योंकि 2C तो G1 में ही है। ठीक है, अब या तो मैं ओनली G2 चूज करूं, ठीक, या फिर अब यहाँ पे ओनली लगा दिया तो भी गलत है। यहाँ पे ओनली लगा दिया, ओनली G2 में थोड़ी ना 4C होता है, S में भी तो होता है। या तो ये लिख देते G2, तब तो मैं कंसीडर कर सकती थी। ओनली G2 लगा दिया तो हटाना पड़ेगा। अब यहाँ पे आई हैव टू गो विद दिस ऑप्शन, और बताओ क्यों। टेक्निकली इसको मैं ले सकती हूँ, G2 में तो ठीक है, M में भी 4C स्टेज आती है, क्योंकि M में एकदम से 2C थोड़ी ना हो जाता है। M में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में जाकर डिवाइड होता है ना। जब प्रोफेज चल रही है, मेटाफेज चल रही है, एनाफेज चल रही है, तब आप सेल में देखोगे तो तब तो क्रोमोसोम 4C चल रहे हैं ना। फिर लास्ट में जाके जब टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस होता है तब जाके वो डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो दैट्स वाई M में आधे टाइम, बहुत सारे टाइम पहले क्रोमोसोम 4C रहते हैं, फिर जाके 2C होते हैं। समझ गए टेक्निकली क्यों हमने इस ऑप्शन के साथ गए। सो वी हैव टू गो विद ऑप्शन 4। डन, क्लियर है, आगे बढ़ें। नेक्स्ट, इन S फेज ऑफ द सेल साइकिल, इन S फेज ऑफ द सेल साइकिल, S फेज में क्या होगा भाई, अमाउंट फिर से आया, देखो 2014 में क्वेश्चन, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल। S फेज में अमाउंट ऑफ डीएनए डबल्स इन ईच सेल, गड़बड़ नहीं करनी है, बिल्कुल सही बात है। अमाउंट डबल होता है, नंबर डबल नहीं होता, अमाउंट तो डबल होता है ना, वरना डीएनए एप्लीकेशन हुआ कैसे कहोगे तुम। ठीक है, अमाउंट ऑफ डीएनए रिमेन सेम, नहीं भाई कभी नहीं। नंबर ऑफ डीएनए रिमेन सेम, अमाउंट ऑफ डीएनए नेवर रिमेन सेम। क्रोमोसोम नंबर इंक्रीज होता है क्या, कभी नहीं, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। अमाउंट ऑफ डीएनए रिड्यूस होता है क्या, बिल्कुल नहीं होता। सो सीधा सीधा ऑप्शन 1। तो एकदम दिमाग में बैठा लो, इस बात को हाईलाइट कर लो, तुम्हारी एनसीईआरटी में लिख रखा है कि एस फेज में क्या होता है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन द सेम, ये कभी चेंज नहीं होता, एंड अमाउंट ऑफ डीएनए पर सेल डबल्स, अमाउंट ऑफ डीएनए डबल हो जाता है। अगर इनिशियल अमाउंट 2C है तो एस फेज के बाद वो 4C होगा ही होगा। फिर आगे वो कैसे चेंज हो रहा है वो हमने देख लिया। ठीक है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर आपके इंटरफेस के हो गए सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर, सारे क्वेश्चंस भी हमने देख लिए। हाँ, यहाँ पर एक मिनट रुको जरा, मैं देख लूँ कोई पॉइंट रह तो नहीं क्या। ये मैंने तुमको पूरा बता ही दिया था। ठीक है, देखो ये लिख रही है एक लाइन कि जितने भी इवेंट्स हैं सेल साइकिल के, ये सब जेनेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं। ठीक है, जेनेटिकली कंट्रोल होते हैं। देखो अभी याद आ गई मुझे, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन वो कभी कभी एकदम से दिमाग से निकल जाता है, इसकी फुल फॉर्म है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ये एंजाइम्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं जो पूरी सेल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। इनको सेल साइक्लिन्स भी बोलते हैं, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एंजाइम्स भी बोलते हैं। ठीक है, क्लियर। देन
देन ये हमने देख ही लिया सेल साइकिल का क्या ड्यूरेशन है, ये मैंने तुम्हें बता ही दिया। 24 घंटे का अगर एवरेज है तो उसमें से एम फेज सिर्फ 1 घंटे की होगी, बाकी 23 घंटे यानी 95% ड्यूरेशन इंटरफेज का होगा, ये हमने देख लिया। G1S G2 में क्या क्या इवेंट्स होते हैं दैट वी हैव सीन, ठीक है, दैट वी हैव सीन। एंड यहाँ पर G0 फेज के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। कोई ऐसी सेल जो G0 फेज में रहती है, मैंने तुम्हें बता दिया हर वो सेल जो डिवाइड नहीं कर रही वो G0 में ही है। जैसे यहाँ पर बोला है कि अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कहाँ गया, हटा दिया वो पॉइंट, तो एनिमल्स में न्यूरॉन्स, वेयर इट इज, सम सेल्स इन द एडल्ट एनिमल डू नॉट अपीयर टू एग्जिबिट, ये रहा ना, अच्छा एग्जाम्पल इन्होंने सिर्फ हार्ट सेल दिया है, एग्जाम्पल हार्ट सेल्स, बट यहाँ पे आप साथ में न्यूरॉन भी लिखेंगे, हार्ट सेल्स एंड न्यूरॉन्स, ठीक है। हमारे हार्ट की ना सिर्फ ये बच्चों जस्ट एक एग्जाम्पल है, हमारे बॉडी की हर वो सेल जो डिवाइड नहीं कर रही है वो किस में है, वो G0 में है। अब उनमें भी डिपेंड करता है, ये ध्यान रखना कि इसका अगर कोई सेल G0 में चली गई तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी भी वापस सेल G1 में नहीं आ सकती। जैसे ही लगेगा कि कुछ डैमेज हुआ है, नई सेल्स बनानी है, वो सेल्स जो G0 में है दे विल अगेन एंटर इनटू G1, S G2M फिर डिवाइड करके नई सेल्स बना देंगी, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि as they divide only occasionally as needed to replace the cells, इसीलिए अच्छा इन्होंने यहाँ पर न्यूरॉन्स नहीं लिखा क्योंकि न्यूरॉन्स के पास ये कैपेसिटी नहीं है। नॉर्मली हमारी बॉडी की सेल्स जो G0 में हैं ज़रूरत पड़ने पर occasionally they will again enter into G1 and they will start the cell cycle, ठीक है, जैसे कि हार्ट सेल्स या कोई भी और सेल। लेकिन न्यूरॉन्स एक और एक्सेप्शन है क्योंकि न्यूरॉन्स परमानेंट G0 में है, बच्चों पढ़ा है ना तो तुमने। हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम डिवाइड करता है क्या, कभी भी नहीं, सिर्फ जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में होते हैं उस दौरान ही हमारा पूरा नर्वस सिस्टम बन जाता है। आफ्टर बर्थ न्यूरॉन्स कैन नॉट डिवाइड, न्यूरॉन्स की डिवीजन कैपेसिटी इज परमानेंटली लॉस, इसीलिए उम्र बढ़ने के साथ याददाश्त बढ़ती नहीं है बल्कि याददाश्त कमज़ोर होती है। अगर इस दौरान कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई नर्वस डैमेज बॉडी में हो जाए, पैरालिसिस या कुछ भी आपने देखा है, तो न्यूरॉन्स कैन नॉट रिपेयर क्योंकि न्यूरॉन्स के पास डिवीजन कैपेसिटी ही नहीं है। बिकॉज एनिमल सेल्स में डिवीज़न के लिए सेंट्रियोल होना ज़रूरी है एंड नेचर ने जो भी नेचर का पर्पस था व्हाटएवर रीज़न से न्यूरॉन्स में सेंट्रियोल को ही गायब कर दिया। सिर्फ एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही हमारे न्यूरॉन्स डिवाइड करते हैं। आफ्टर बर्थ को हम कहते हैं ना, लार्वा से एडल्ट बन गया तो बर्थ से एडल्ट वर्ड का मतलब ये नहीं है जब हम बड़े होंगे, एडल्ट जब भी इस तरह के रेफरेंस में आए तो मतलब आफ्टर बर्थ, ठीक है। तो आफ्टर बर्थ न्यूरॉन्स परमानेंट G0 में रहते हैं, दे कैन नेवर एंटर इनटू G1 अगेन, बट बाकी सेल्स कैन एंटर इनटू G1 अगेन, ठीक है। क्लियर है क्या, ठीक है। ये क्या लिख रखा है यहाँ पर इन्होंने, इन एनिमल्स माइटोटिक सेल डिवीजन इज ओनली सीन इन द डिप्लॉयड सोमैटिक सेल्स। चलो कुछ नहीं, ये मतलब इन्होंने यहाँ पे ये बता रखा है कि जो माइटोसिस मियोसिस वाला कॉन्सेप्ट है ना बच्चों, उसको थोड़ा सा बताया है यहाँ पर कि जनरली आपको पता है ना एनिमल्स डिप्लॉयड ही होते हैं ना, एनिमल किंगडम पूरा डिप्लॉयड है, कुछ एक्सेप्शन है आपको ध्यान हो तो, मेल हनी बी जिनको आप ड्रोन्स कहते हैं, कहाँ गया ये रहा, मेल हनी बी को ड्रोन्स कहते हैं, मेल हनी बी हैप्लॉयड होते हैं। तो अगर मैं तुमसे इन जनरल बोलूँ कि एनिमल्स में माइटोसिस कौन सी सेल्स में होता है, तो बट ऑब्वियस 2n सेल्स में होता है, ठीक है। लेकिन क्या एनिमल्स में कोई n सेल है, यस है, कब है, सिर्फ उन ऑर्गेनिजम्स में जो हैप्लॉइड है। जैसे हमारे में n सेल क्या है, गैमीट, तो गैमीट तो माइटोसिस दोबारा करेंगे नहीं, गैमीट तो बन गए, फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, वापस 2n में आ जाएंगे। तो जनरली एनिमल्स में हैप्लॉइड सेल्स में माइटोसिस देखने को नहीं मिलता, डिप्लॉइड सेल्स माइटोटिकली ग्रो करती रहती हैं। बट यस एनिमल में अगर हम ऐसे एनिमल्स की बात करें जो हैं ही हैप्लॉइड, जैसे मेल हनी बी, कई सारे मेल इंसेक्ट्स, एंड्स वगैरह भी होते हैं, उनमें फिर जब बॉडी ही हैप्लॉइड है तो ग्रोथ भी माइटोसिस से ही होगी, ठीक है। क्लियर। और प्लांट्स में तो पूरा हम अच्छे से पढ़ते हैं, वो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में 2n n सब तरह की स्टेजेस आती हैं, तो n में भी होता है माइटोसिस, 2n में भी होता है माइटोसिस, ठीक है। माइटोसिस तो किसी भी तरह की सेल में हो सकता है बच्चों, सीधी सिंपल सी बात है। 2n सेल माइटोसिस करेगी तो डॉटर सेल भी 2n, n सेल माइटोसिस करेगी तो डॉटर सेल्स भी n, लेकिन मियोसिस कभी भी n सेल में नहीं हो सकता। तुम खुद बताओ कैसे होगा। मियोसिस की कंडीशन है कि क्रोमोसोम्स का नंबर हाफ हो जाता है, तो 2n सेल ही तो मियोसिस करेगी। क्या एक हैप्लॉइड सेल मियोसिस कर सकती है? अगर एक सेल हैप्लॉइड का मतलब अनपेयर्ड क्रोमोसोम,
अगर मैं तुम्हें कह रही हूँ मेरे पास एक बैग में 46 क्रोमोसोम 23 पेयर में है, तो तुम आधे आधे कर दो, मतलब आधे मतलब हर पेयर में से एक रेड इधर, एक रेड इधर, एक येलो सॉक इधर, एक येलो सॉक्स इधर, इसे पूरा पर्टिकुलरली होता है हमेशा। ऐसे नहीं होता तुमने रैंडमली उठा के एक रेड वाला पेयर इधर डाल दिया, येलो वाला पूरा पेयर इधर डाल दिया, कभी भी नहीं। अगर ऐसा करेगी सेल तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इक्वली डिवाइड नहीं हो पाएगी। किसी गैमीट में आँख के कलर की इन्फॉर्मेशन चली गई, किसी गैमीट में हेयर कलर की इन्फॉर्मेशन चली गई। जब भी मियोसिस होता है तो जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं उनको बहुत ही तरीके से डिवाइड किया जाता है, हर होमोलोगस पेयर में से एक इधर एक इधर, ठीक है। तो डिप्लॉइड सेल में तो मियोसिस पॉसिबल है, बट हैप्लॉइड सेल्स कैसे मियोसिस करेंगी, क्योंकि हैप्लॉइड सेल में अगर 46 सॉक्स पड़े हैं उस बैग में और सब अलग अलग कलर के हैं तो उनमें कोई पेयरिंग ही नहीं है। मैं कैसे उनमें करूँगी, वो तो फिर रैंडम करना पड़ेगा कि 23 कोई भी इधर और 23 कोई भी इधर, और ऐसा नहीं होता कभी भी। तो हमेशा ध्यान रखना, हैप्लॉइड सेल्स नेवर अंडरगो मियोसिस, ना उनको ज़रूरत है ना वो करती हैं, ठीक है। डिप्लॉइड सेल्स ही मियोसिस करती हैं, बट माइटोसिस क्योंकि ग्रोथ के लिए होता है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने के लिए होता है, तो डिप्लॉइड सेल्स भी करती हैं और हैप्लॉइड सेल्स भी माइटोसिस करती हैं, ठीक है। सिंपल, कोई कन्फ्यूज़न तो नहीं है इसमें आप लोगों को। सो यहाँ पर आपका ये सेल साइकिल वाला पार्ट हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब है क्या हमारे पास टाइम, माइटोसिस मियोसिस के भी करें क्वेश्चंस, लेट मी चेक। आई थिंक आज के सेशन को हम यहीं पर एंड कर देते हैं बच्चों, क्योंकि माइटोसिस फिर बताने लगूंगी तो फिर मियोसिस की भी उसके साथ लिंक्ड ही हैं चीज़ें, और फिर दोनों बताऊंगी तो फिर बहुत लंबा सेशन हो जाएगा, ठीक है। तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। जितनी भी ज़रूरी चीज़ें हैं मैंने तुम्हें सारी बता दी, ठीक है। मैं तुम्हें थोड़ा सा टाइम दे रही हूँ, एक बार ये जो कॉन्सेप्ट्स लॉजिक्स मैंने बताए हैं इनकी बेसिस पर तुम प्लीज़ माइटोसिस मियोसिस को अच्छे से पढ़ के आना, रिवाइज करके आना, और फिर देखना तुमसे यहाँ पर बहुत फटाफट बढ़िया तरह से मेरे साथ PYQs हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग पढ़ लेना, जिसके पास लेक्चर अवेलेबल नहीं है इसी चैनल पर NCERT लाइन बाय लाइन होम पेज पर जाओगे, वहीं पर तुम्हें शुरू में NCERT लाइन बाय लाइन सीरीज के लेक्चर्स दिख जाएंगे। तो वॉच द लेक्चर एंड देन नेक्स्ट सेशन में विल कंटिन्यू द क्वेश्चंस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। गुड बाय।